ये माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था मेटालिक लव में, विंग वांगजी जब उसे घूर के देखता है तो विंग हाँ कर देता है और चिल्लाते हुए वो भी बोल देता है, हाँ मुझे करनी है मुझे भी शादी। अगर आप लोग कराना चाहते हैं तो आज ही करा दो। यह सुनकर पहले तो सभी शॉक हो गए थे एंड देन सब फिर ऐसे ठहाके लगा के हंस देते हैं, क्योंकि विंग जिस तरह से डर कर बोल रहा होता है उसी वजह से। उसके बाद जो मेरे म्यू थी वो विंग से कहती, विंग आर यू श्योर ना तुम करना चाहते हो? देखो बेटा अभी भी टाइम है, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, और वो वांगजी की तरफ देख रहा था। तो विंग कहता, माँ प्लीज़ मैं करना चाहता हूँ ना, और इतना बोल करके और वो चुप हो जाता है। उसके बाद वांगजी और सीचन और अंकल तीनों वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो वो विंग से कहता है, विंग रेडी होकर के ऑफिस आ जाना। इतना बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। विंग अभी भी शॉक एंड सरप्राइज ही था और वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसके बाद जांग फमियान और जांग चेंग दोनों विंग के पास आते हुए कहते, ये सब क्या था? हाँ तुम उससे शादी करने वाले हो और तुमने हमें बताया भी नहीं। कल रात क्या तुम उसके साथ थे? अब ये मत कहना कि ये बात सच है। हाँ तो जांग चेंग कहता, हाँ हाँ ये सच है, पर हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ट्रस्ट मी, ओके ना? और दूसरी बात, उस घर में इनके गगा और अंकल दोनों रहते हैं। जियांग चेंग उसको ऐसे मारने वाला था, तभी वो कहता, देखो देखो मेरी टांग टूटी हुई है और तुम मुझे मारने आ रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर जियांग चेंग। और इतना बोल करके वो पीछे पीछे हो रहा होता है। मैडम यू उसके पास आते हुए कहती है, विंग हमें बस तुम्हारी खुशियाँ चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर तुम खुश हो तो ठीक है, हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। इतना बोल करके वो लोग भी ऐसे सरप्राइज होते हैं। जियांग फिल्मिया देख के खुश हो रहे थे, चलो अच्छा है। कभी कभी मुंह से बोला हुआ बात भी सच हो जाता है, क्योंकि जियांग फिल्मिया ने बोला हुआ था, अगर तुमने टारगेट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें उनके यहाँ बेच दूंगा। और फाइनली विंग की शादी चीफ से हो रही थी, इसी वजह से। उसके बाद मैडम यू कहती है, ठीक है तो तुम कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ। तो विंग कहता, मैं कैसे जाऊँ माँ, मुझे आप अपने कमरे में ले चलिए, मैं वहीं फ्रेश हो जाऊँगा और नहा भी लूँगा। तो इतना बोलना हुआ ही था तो जियांग चेंग कहता, मैं ले चलता हूँ तुम्हें बदमाश कहीं का, चलो। और इतना बोल करके जियांग चेंग विंग को ले जाता है, फिर उसको फ्रेश करवाता है, उसके साथ बातें भी करता है और उसको नहवा भी रहा होता है। तो विंग ऐसे ही पूछता है, तो जब तुम्हें सीचन गंगा ने प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो तुमने मना क्यों किया? हाँ तो सीचन मुंह बनाते हुए कहता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ वो इतने बड़े हैं, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? हाँ तो विंग कहता, एग्जैक्टली वो बहुत बड़े हैं और तुम्हें पता है उनकी वाइफ और उनका बच्चा दोनों का डेथ हो गया है। इतना सुनना था ही कि जियांगचेंग जो उनके बैग पे साबुन लगा रहा होता है तो उसका हाथ रुक गया हुआ था और वो कहता, क्या 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 कहा तुमने? तो जियांगचेंग जब ऐसा बोलता है तो विंग कहता है, वही जो तुमने सुना, उसकी वाइफ और बच्चे दोनों की डेथ हो चुकी है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। जियांगचेंग शॉकिंग स्टेज में पहुंच चुका था और कहता है, मुझे इस तरह से हार्श वर्ड नहीं बोलना चाहिए था विंग। विंग कहता है, पर तुम मेरी बात सुनते कब हो? अब मुझे नहलाओ भी। फिर जियांगचेंग उसको कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो नहलाता है, फिर उसको बाहर लाता है, उसके कपड़े वगैरह पहना देता है, उसके बाल वाल को सेट कर देता है, कहता है, लो हो गया, चलो अब। तो उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं, फिर उसकी मॉम उसको जल्दी जल्दी से कुछ खिलाती है और फिर तीनों कार में बैठ जाते हैं। उसको ऑफिस जाना था और कपड़े वगैरह भी सेलेक्ट करने थे, इसीलिए वो उसे ऑफिस ला करके छोड़ देते हैं। जियांगचेंग उसको कहते, तुम चले जाओगे ना? तो कहता है, मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई ये नहीं है। इतना बोल करके वो कार पार्किंग वाले एरिया में आता है जहाँ पे पहले से ही रोजा खड़ी थी और वो कहती, सर मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर। रोजा की बात सुनकर विंग कहता है, नहीं मैं खुद चला जाऊँगा। तो रोजा कहती, सर प्लीज़ ये मेरी ड्यूटी है और सर ने ही मुझे कहा था कि आपको लेके चले, इसीलिए। विंग फिर कुछ नहीं कहता। रोजा उसे प्राइवेट एलिवेटर से होते हुए ऊपर लेके आती है और सर के कैबिन तक ला करके छोड़ देती है। उसके बाद कहती, सर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है।
विंग जो कि जाते हुए रोजा को देख रहा था, क्योंकि रोजा जा रही थी और पलट कर उसने 2 बार देखा था विंग को। रोजा के बारे में विंग को तो पता था ही ऑलरेडी से, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसके जाते ही जैसे ही वो टर्न लेती वैसे ही विंग दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। यहाँ पे वांग जी वापस से अपने चेयर पे बैठा हुआ था और विंडो की तरफ देख रहा होता है। तो विंग आते ही कहता है, लंजा वो उसे तुम निकाल क्यों नहीं देते? हाँ, लांजा उसकी तरफ भांगजी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्योंकि मुझे कुछ और भी ढूंढना है, इसीलिए नहीं निकाल पा रहा हूँ। खैर छोड़ो ये सब। और फिर वो अपनी जगह से उठ के आता है और फिर विंग के ऐसे बैठ जाता है घुटनों के ऊपर और उसके पास अपने दोनों हाथ से उसके व्हील चेयर को स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहता है, तुम ठीक हो? तो विंग कहता, हाँ क्या हुआ? तो वांगजी कहता, कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पे छुपा के रख लूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दूँ मैं, बट क्या ही कहूँ। और इतना बोल करके वो उसे वहाँ पे लेके आता है, कहता है, मुझे पता है जल्दी जल्दी में तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। उसके बाद वांग जी विंग को खिला रहा होता है थोड़ा थोड़ा करके। विंग को ये पैम्परिंग अच्छा लग रहा था और वो अपने मन में कहता है, कितना क्यूट है ना ये। आह, पर इसे देखने के बाद लगता है कि ये कितना ज़्यादा कोल्ड बिहेव करता होगा, पर सिर्फ मुझे ही पता है कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। और वो ना ऐसे तरह तरह की बातें सोच रहा होता है और अपने फेशियल एक्सप्रेशन को बदल रहा होता है। उसके फेस पे स्माइल आ गई हुई थी, सभी चीज़ें हो रही थी। तो वांग जी उसके सर पे ऐसे मारते हुए कहता है, क्या सोच रहे हो? हाँ। विंग कहता है, कुछ भी तो नहीं सोच रहा, क्या सोचूंगा? वांग जी कहता है, पक्का पक्का तुम्हारे दिमाग में ना कोई खुराफात आइडिया आ ही रहा होगा, अब बताओ भी। विंग कहता, मैंने कहा ना मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। वैसे हम लोग को ड्रेस लेने जाना होगा ना? तो वांग जी की बात सुन विंग की बात सुनकर वांग जी कहता, जाना तो है, क्या तुम जाना चाहते हो? इतना बोल करके वांग जी कहता है, ठीक है तो हम चलेंगे। और उसके बाद वो वापस से अपनी ही व्हील चेयर पे बैठ जाता है और उसके बाद विंग को और उसको दोनों को ऐसे आता है लिफ्ट में। अब तो वांग जी ऐसे खुद से भी आ जा सकता था, ऐसा नहीं था। तो वो आता है और दोनों नीचे आते हैं। फिर वहाँ पे उसके जो बाउंसर्स थे वो दोनों को कार में उठा के डालते हैं। और कार को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ था ना कि उसके अंदर सीट नहीं था, इसलिए वो व्हील चेयर सहित अंदर जा सकते थे। फिर विंग को भी डाल दिया जाता है। उसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं और जो कि पूरा का पूरा मॉल ही उन लोगों के लिए बुक कर लिया गया था। तो वांग जी उसमें ना अपना ड्रेस चेंज कर लेता है और उसके बाद वो फिर ओनली फॉर अभी भी उसने कोट वेयर ही किया हुआ था, पर उसने पूरा मास्क कवर किया हुआ था। उसके बाद वो वैसे ही बाहर निकलता है और विंग के व्हील चेयर को लेकर के अंदर मॉल आता है। ज़्यादा लोग थे नहीं वहाँ पे, लेकिन पूरा का पूरा मॉल बुक किया हुआ था, जिस वजह से वांग जी को आसानी हो रही थी विंग को लेकर के घूमने में। और वो अपने पसंद के दोनों अपने लिए ड्रेसेस बाई करते हैं, कुछ ज्वेलरी जैसे रिंग और पेंडेंट बाई करते हैं और घर के लिए निकल आते हैं। रास्ते में वो लोग एक जगह आइसक्रीम पार्लर पे रुकते हैं, जहाँ से उसके ड्राइवर उन दोनों के पसंद की आइसक्रीम लाते हैं। और विंग बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए वो गाना गुनगुनाते हुए आइसक्रीम खा रहा होता है। ये सुनना था तो वांग जी से पूछता है, क्या ये गाना तुम्हारा फेवरेट है? तो वो कहता है, लंजा ये गाना ना मेरा बहुत 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 फेवरेट है। यू आर माई यू आर माई ये वाला फेवरेट वाला सॉन्ग है ना, फील इट, वो गाना गा रहा था विंग। तो वांग जी भी उसके गाना को कॉपी कर रहा था और वो दोनों ऐसे गुनगुना रहे थे। ड्राइवर ये देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो उस विंडो से भी देख रहा होता है। उसके बाद वो उसकी गाड़ी सीधे मैंसन आती है। मैंसन आने के बाद विंग को वांग जी अंदर लेकर के आता है और आने के साथ ही वो सभी ड्रेसेस को वहाँ रख देता है, जहाँ पे वो अंकल को दिखाता है, अंकल देखिए ये सभी चीज़ें मैंने लिया है और ये हमारी ड्रेसेस है, ब्रॉच है, सभी चीज़ें वो दिखा देता है। उसके अंकल और काका खुश थे और वो सभी चीज़ों का इंतजाम ना बैंक्वेट में करने के लिए बोलते हैं। तो वांग जी थीम बता देता है कि ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, डार्क थीम रहेगा और सभी के ड्रेसेस एक ही वाइट ड्रेस कोड के होंगे। और उन दोनों को जो इंगेजमेंट का जो ड्रेस कोड था वो रेड था। उन दोनों ने रेड टक्सडो को वॉलवेट वाले टक्सडो को वेयर करना था, बाकी सभी मैचिंग्स थी और डार्क थीम था, जिसमें लाइट तो होंगी पर बहुत डिम होंगी और कैंडल्स यूज किया जाएगा। ये वाला थीम वांग जी ने सेलेक्ट करवाया हुआ था। वो लोग इसी बात पर विचार कर रहे होते हैं।
उसके बाद वो लोग खाना वाना खाते हैं और फिर विंग को घर जाने के लिए सीचन कहता है। वांग जी का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वांग जी ना चाहते हुए विंग को बोलता है ठीक है जा सकते हो। पहले तो विंग खुद ही जा रहा होता है, फिर वांग जी कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना बोल करके वो बाहर आता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों जा रहे होते हैं, तो विंग उसे कहता है लंजा क्या हम क्लब चले। लंजा कहता है बट क्लब क्यों जाना। हाँ, तो विंग कहता है क्योंकि मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना संभालते हो। इतना बोल करके लंजा ना विंग ना कार रोकने के लिए बोलता है एक क्लब के सामने। फिर वो दोनों क्लब में आते हैं और वांग जी ने अभी भी मास्क वेयर किया हुआ था, क्योंकि वो लोगों के सामने ऐसे नहीं आता था। ओनली फॉर लंजा घूम रहा था सबके सामने रोबोट वाला, और वांग जी हमेशा मास्क वेयर करता था, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं जानते थे उनके करीबी को अलावा। तो वो जब पी रहा होता है, पीते पीते या बात करते करते ना वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक वेयर कर चुका था, जिस वजह से बहुत सारी बहकी बहकी बातें कर रहा था और बोल रहा था अलादीन का चिराग, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें घिस घिस के पतला कर दूंगा। तुम्हें लगता क्या है। हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी ये टांगों की हालत हुई है। तुमने मुझे उस दिन बहुत बुली किया, बहुत डांटा, तुम दुष्ट हो, तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ बताओ मुझे। मेरे पैरों को लग गई, मेरे पैरों में लग गई। और वो ऐसे रो रहा होता है। हाँ जी, उसकी सिली सी हरकतों पर देख के ना बहुत ज़्यादा ये स्माइल भी कर रहा था और उसे अफसोस भी हो रहा था। हाँ, क्योंकि उसी ने तो डांटा था उसे। उसके बाद वांग जी विंग से कहता, विंग चलो हमें घर जाना होगा, तुम बहुत ड्रिंक कर चुके हो। विंग कहता है नहीं छोड़ो मुझे, मैंने ड्रिंक नहीं किया है, वो तुम नशे में हो इसलिए तुम मुझे मना कर रहे हो, पर मुझे अभी और मस्ती करना है। इतना बोल करके एक बोतल उठा करके वो क्लब के बाहर की तरफ भागने लगता है। तो लंजन जल्दी जल्दी पैसा पेड कर देता है और वो भी उसके पीछे आता है। लंजन उसके पीछे आता था, देखता है विंग ना ये रोड के पीछे ना क्लब के आसपास ना कार पार्किंग वाला एरिया था। तो विंग ना वहाँ उसी रोड पे बैठ करके सर पे बॉटल रख के बोल रहा था, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैंने एक बुढ़े को पसंद कर लिया और वो बुढ़ा बहुत क्यूट और हैंडसम है और मुझे एक बुढ़े से ही प्यार होना था, वो मेरे अंकल टाइप से, और मुझे एक अंकल डैडी पसंद आए हैं। लोगों के शुगर डैडी होते हैं पर मेरे तो अंकल डैडी है। और वो इस तरह से बोले जा रहा होता है। वांग जी तो पहले प्रॉन हो रहा था, फिर कहता विंग क्या बकवास कर रहे हो। हाँ, तो विंग कहता मैं तो सच ही कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कभी झूठ ही नहीं बोलता। और वो ऐसे बोल रहा होता है। लांजान उसके पास आता है और उसे उठाते हुए कहता है चलो घर चलते हैं, बहुत हो गया तुम्हारा, समझे ना। तो विंग कहता नहीं देखो ना, मैं ठीक से चल तो नहीं पा रहा हूँ पर मुझे दौड़ना है। लांजान इतना बोल करके वो वांग जी के हैंड को खींचता है एंड देन उसी पार्किंग एरिया में ना दौड़ना शुरू करता है। वो थोड़ी दूर गया ही होगा तभी जाकर कहता मुझे उल्टी और इतना बोल करके ना एक खंबे के पास जा करके वो वॉक कर रहा होता है। वांग जी अपना सर पकड़ते हुए कहता है ये पीने के बाद ऐसी हरकतें करेगा, मुझे आइडिया ही नहीं था। उसके बाद वो सीधे वांग जी विंग को अपनी गोद में उठाता है अपने एक हाथ से और कहता है चलो अभी तुम, और बोल करके उसे सीधे कार में ला करके पटक देता है। उसके बाद वो वहाँ से वापस मैंसन के लिए आ जाते हैं। जांग मैंसन वहाँ पे विंग को ला करके उसके कमरे में सुला देते हैं और सुलाने के बाद बाहर आते हैं। और जब वो वहाँ आया हुआ था तो जियांग चेंग और जियांग फिमिया दोनों शॉकिंग होकर उसको देख रहे थे कि ये मास्क मैन कौन है जो विंग को उठा करके लाया है। जियांग चेंग तो उसके पास आ जाते हुए कहता तुम कौन हो। हाँ, जो मेरे भाई को इस तरह से लेके आए हो, तुमने कहीं उसका फ़ायदा। वो इतना बोला ही था कि तभी जो वांग जी था उसने अपना मास्क हटा देता है और ये देखकर तो जियांग फिमिया शॉक हो गए थे। जियांग चेंग भी हिल गया था, कहते हैं चीफ आप यहाँ। वांग जी कहता बट किसी को पता ना चले कि मैं सही सलामत हूँ। जियांग फिमिया हाँ ना करके गोल गोल मुंडी घुमा रहा था। तो वांग जी कहता है खबरदार अगर किसी को पता चला तो। जियांग फिमिया समझ गए थे। वो कहता चीफ डोंट वरी, हम किसी को नहीं बताएंगे और आप यहाँ से जाएंगे आपके लिए सेफ रहेगा। तो कहता मैं अपना ध्यान रख लूँगा। इतना बोल करके और वो वहाँ से वहाँ से उठ करके और अपनी कार में आ जाता है। उसको रात हो गई थी तो उसे नींद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो
अपने ड्राइवर को बोलता है ऑफिस लेके चलने के लिए। वो ऑफिस आता है तो देखता है कि उसका सिस्टम सब ना ऐसे ना एरर में जा रहा था और उन लोगों को वैकेनिज्म के लिए कम से कम 1 दिन पूरा लगने वाला था। इसलिए वांग जी चुपचाप से टर्टल को सही सलामत बॉक्स में भरता है। भरने के साथ ही वो लंजा को बोलता है आने के लिए। लंजा आता है और उस टर्टल को अपने गोद में उठा लेता है और उसके साथ जब एलिवेटर में नीचे आ रहा होता है तो लंजा पूछता है वांग जी से, मास्टर मेरे टर्टल को क्या हुआ है? वांग जी उसको कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए घर आते हैं क्योंकि लांजा ना एक ही बात को लगातार चैंट किए जा रहा था और उससे पूछे जा रहा था, मास्टर मेरे टर्टल को क्या हुआ है? और वांग जी पक चुका था। यार तुम मशीन हो और तुम ऐसे बिहेव कर रहे जैसे कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके बाद वांग जी और लांजा दोनों अपने रूम में आते हैं। फिर अपने रूम को बुक सेल्फ्स को खोलते हैं और एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं और वो भी एक छोटा सा लैब ही था जहाँ से वांग जी पहले निकल के आया था फर्स्ट नाइट वाले दिन नाइट स्पेंड करने के लिए। वहाँ पे ले जा करके वो लांजा से कहता है इसे वहाँ पे ले जा करके अच्छे से प्लेस करो और तुम्हें पता है ना क्या करना है? तो लांजा कहता है यस मास्टर मुझे पता है, पर क्या आप मुझे जवाब देंगे टर्टल को क्या हुआ है? वांग जी कहता है आई डोंट नो, पर यकीन करो मैं इसे भी ठीक कर दूंगा, ओके ना? लांजा कहता है ओके मास्टर और इतना बोल करके वो जाता है और टर्टल को निकाल करके एक एक करके जोड़ना शुरू कर देता है। वांग जी कीपैड पे बैठा हुआ था और सभी चीज़ों को स्कैन कर रहा था कि किस तरह से उसे बनाया गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर वो कहता है हाँ उसने कहा था हैकिंग, पर क्या उसे हैक करना चाहिए? ये सोचते हुए वो लांजन ना वांग जी के मतलब वांग जी ना विंग के लैपटॉप को हैक कर रहा था क्योंकि सारा कुछ उसके उसी में था। वांग जी उसके लैपटॉप को हैक तो कर रहा था पर हैक हो नहीं रहा था। कितना मशक्कत करने के बाद वो आखिरकार विंग के लैपटॉप को हैक नहीं कर पाया था। तो वांग जी कहता है सीरियसली मैं मैं रोबोट बनाने में एक्सपर्ट हूँ और मैं ही उसके लैपटॉप को हैक नहीं कर पा रहा हूँ, गॉड। फिर उसे याद आता है कि नी हिसांग भी उसके साथ आया हुआ था और वो लोग भी काम कर रहे थे। तो वांग जी नी हिसांग के लैपटॉप को हैक करता है तो हो जाता है और इजी था। उसके बाद वो चेकआउट करना शुरू करता है क्योंकि सारे के लैपटॉप में ये सारे प्रोग्राम थे ना, उसे बस प्रोग्राम चेक करना था कि ये कैसा प्रोग्राम है। उसके बाद वांग जी टर्टल के ऊपर काम करना शुरू करता है। टर्टल को अच्छी तरह से प्रोग्राम करने के बाद और तब तक न लंजा टर्टल को जोड़ चुका था। वो छिटका हुआ था तो ओनली फॉर उसके कपड़े बदलने थे, आई मीन कि मशीन के ऊपर का कवर बदलना था उसका। वो अंदर जाता है और एक सेट जैसा उसने लांजन के लिए बनाया हुआ था वही वाला सेट निकाल के लाता है जो ब्लू कलर का था। वो ब्लू कलर का पूरा सेट लांजा को देते हुए कहता है ये लो और तुम अपने बॉयफ्रेंड को पहना दो। लांजा खुश हुआ भाई साहब। वो कहता है थैंक यू मास्टर। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसके कवर को चेंज करता है। पहले जो विंग ने पहनाए हुए थे उस कवर को हटाने के बाद जो वांग जी ने नया कवर दिया था वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर पूरा सेट कर देता है। सेट करने के बाद अब बारी थी चिप लगाने की जो नी हेसांग और यान्सी ने लगाया हुआ था। तो वांग जी कहता है ये लो, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हार्ट है, क्या तुम इसे इंसर्ट करना चाहोगे? लांजा उसकी बात सुन करके इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया था कि वो वांग जी को ना ऐसे गले लगा रहा था। तो वांग जी कहता छोड़ो मुझे, लांजा उसे छोड़ते हुए कहता सॉरी मास्टर मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैं भूल गया था, आई एम द रोबोट। वांग जी कहता है ठीक है ठीक है। उसके बाद वो चिप देता है और फिर उसके हार्ट के पास उस चिप को वो इंसर्ट कर देता है और इस बार वांग जी ने उस चिप को पेट की जगह पे हार्ट में शिफ्ट किया था। उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। सब कुछ कर लेने के बाद वो टेस्ट करता है। पहले वो विंग के हाथ की घड़ी से कनेक्टेड थी और वो अभी भी विंग के हाथ की घड़ी से कनेक्टेड ही थी, पर वांग जी ने भी उसे अपने हाथ की घड़ी से कनेक्ट कर लिया था। सब कुछ हो जाने के बाद वो टेस्ट के लिए ऑन करता है और उसे बोलता है लांजा इसे कमांड करो, ठीक है ना? सबसे पहले टर्टल होश में आता है तो पहले देखता है आसपास को चीज़ों को, हर चीज़ को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसे लांजा दिखता है और वहाँ पे वांग जी भी दिखता है। वो टर्टल मिल चुका था लांजन से, इसलिए कहता है हे हेलो हेलो मैं तुमसे मिल चुका हूँ। तो लांजा कहता है पहले मुझे और इन्हें मास्टर बोलो क्योंकि हम तुम्हारे मास्टर हैं। विंग वहाँ से आई मीन कि टर्टल वहाँ से उठ जाता है और लांजांग को और वांग जी दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है हेलो मास्टर, हेलो मास्टर। वांग जी और लांजा उसके बाद उसको प्रोग्राम करते हैं। लांजा इतना ज़्यादा खुश था कि वो
टर्टल को ले लेता है और उसको कहता है चलो हम डांस करते हैं। फाइनली मेरा पार्टनर मुझे मिल गया। और वो लड़कियों की तरह एक्साइटेड होकर बोल रहा था। टर्टल कहता है डांस करना है, कौन सा फॉर्म करना है, ये बोल करके उसके बाद वांगजी एक गाना चला देता है और कहता है तुम दोनों डांस करो, मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर टर्टल और लंजा मिल करके रोबो डांस कर रहे होते हैं और वांगजी फ़ोन से वीडियो बना रहा होता है विंग को दिखाने के लिए सरप्राइज़। वो दोनों का जब डांस ख़त्म हो जाता है तो वो वांगजी को ग्रीड करते हैं। उसके बाद कहते हैं थैंक यू मास्टर मुझे फिर से बनाने के लिए। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वांगजी कहता है तो उन दोनों को मॉर्निंग के 3:30 बज रहे हैं, जाओ और तुम दोनों खुद को चार्ज करो, ठीक है ना। दोनों एक साथ ग्रीट करते हुए कहते हैं ओके मास्टर थैंक यू। और इतना बोल करके लांजा और टर्टल दोनों खुद को चार्जिंग मोड में ऑन कर देते हैं और दीवार से लग के खड़े हो गए थे। उसके बाद वांगजी बाहर आता है और कहता है कल का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है विंग, बहुत ज़्यादा ख़ास, क्योंकि कल के बाद तुम मेरे कहलाओगे। और वो यही सब सोचते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह 10:30 बज रहे थे और वांगजी हमारा घोड़े बेच के सो रहा था, अभी तक उठा नहीं था। सीजन कितनी बार डोर नॉक कर चुके थे लेकिन वांगजी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सीजन डोर ओपन करते हुए अंदर आते तो देखता है कि उसका बेबी ब्रो पीसफुली सो रहा है। उसके पास आते हुए कहता है दुनिया जहान भर की टेंशन पाल रखा है इस लड़के ने और कितना शांति से सो रहा है, कितने लोगों को नींद हराम करके। फिर वो प्यार से सहलाते हुए कहता है वांगजी तुम भूल गए हो आज क्या है। वांगजी अपने गगा को हैंड को पकड़ते हुए कहता है गगा मुझे सोने दीजिए ना, मुझे नहीं पता क्या है। अपने भाई की बात सुन करके पहले वाले दिन याद आ जाते हैं सीजन को, जहाँ पे लीसा वांगजी दोनों सीजन को पकड़ के एक दोनों हाथ पकड़ के और वांगजी और लीसा दोनों सर ढक करके सो जाते थे सीजन के गोद में और सीजन अपना लैपटॉप पे काम करते रहता था। ये सारी बातें याद आते ही सीजन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और उसको बुरा भी लग रहा था, पर फिर भी अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है हे उठो, आज तुम्हारा एंगेजमेंट है और आज इतना बड़ा दिन है, तुम क्या इसे मिस कर दोगे। तुम्हें रेडी नहीं होना है, पार्लर वालर जाकर खुद को फ्रेश नहीं करना चाहते, देखो तुम बाल ब्रह्मचारी दिख रहे हो। वांगजी अपनी आंखें खोलते हुए कहता है गगा आई एम नॉट अ ब्रह्मचारी। तो सीजन कहते ओ मतलब मेरे भाई को अभी भी वो सब करना आता है, गुड। तो ईवो फ्रॉन होते हुए कहता है गगा मैंने वो सब पहले भी नहीं किया था पर मुझे अच्छे से आता है। और इतना बोल करके वो उठ के बैठा हुआ था। सीजन उसके दोनों गाल को ऐसे पिंच करते हुए कहता मेरा बेबी ब्रो हमेशा बेबी ही रहेगा। इतना बोल करके उसे गले लगाते हुए बैक को रब करते हुए कहते मेरा भाई सच में आज बड़ा हो गया है और चलो रेडी हो जाए, आज कितना बड़ा दिन है ना। इतना बोल करके उसे बाथरूम चेंज कर देता है। फिर उस कमरे की हालत देख कर कहता है पक्का ये रात को लैब में ही होगा, इसी वजह से तो अभी आया है, क्या ही होगा मेरे भाई का। इतना बोल करके वो भी सर हिलाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर के सीजन अंकल को उठाते हैं। उसके बाद वांगजी भी आ चुका था, तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अंकल पूछते हैं वांगजी से वांगजी क्या तुम अपने आप को रिवील करने वाले हो, ये बताना चाहते हो लोगों को कि तुम ठीक हो। हाँ अचानक से ये सब करोगे तो कैसा लगेगा। वांगजी कहता है विंग को कोई ऐतराज़ नहीं होगा अंकल अगर मैं व्हील चेयर पर ही उसे रिंग पहनाऊँ तो। और इतना बोल करके वो चुपचाप से वापस खड़ा होता है। अंकल और सीजन वांगजी का इशारा समझ चुके थे कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं वेन्यू की तरफ। वेन्यू आने के बाद सीजन सारे साज सजावटों को देखता है और अंकल भी। तब तक वांगजी पार्लर जा करके अपने आप का ट्रीटमेंट करा रहा होता है, क्योंकि वो अभी तक ओनली फॉर एक सच में बाल ब्रह्मचारी साइंटिस्ट बन के ही घूम रहा था। एक बार नर्ड एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी लांजा के कहने पे उसने विंग की बैंड बजा दी थी, बट फाइनली विंग उसका होने वाला है। इसीलिए वो उससे अपना बनाने के लिए और दूसरी बार ऑफिस में भी यार, वरना सब नोटिस करेंगे दीदी वो 2 बार किया था। तो वो अपने आप को रेडी करने के लिए पार्लर आता है, जहाँ पे उसका अच्छे से हेयर कट किया जाता है। उसके दाढ़ी वाड़ी दौड़ी बोल रही है, उसके हेयर को पहले अच्छे से सेट किया जाता है। उसके बाद उसके पूरा फेस का मेकओवर किया जाता है और उसने जो रेड कलर का वेलवेट वाला टॉक्सिडो वियर किया था कपल्स वाला वो पहनता है। वो सब चीज़ करने में उसे 3 घंटे लग गए थे अपने आप को रेनोवेट करने में। उसके बाद जब अपने आप को अपग्रेड होता हुआ देख करके वांगजी जो कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और हैंडसम लग रहा था, डिफरेंट पर्सन, वो फूले नहीं समा रहा था। एक बार अपने आप को कूल लुक से देख लेने के बाद गॉगल्स पहन लेता है एंड देन वापस से व्हील चेयर पे आके बैठ जाता है। तब तक रोजा उसके बाद अंदर आती है और कहती है सर हमें बैंक्वेट में जाने का टाइम हो गया है।
रोजा वांगजी को ले जा करके बैंक्वेट में ले जा करके और जहाँ स्टेज था वहाँ पे धीरे धीरे करके सीचेन और रोजा मिल करके उसे स्टेज पे लाके रख देते हैं। नॉर्मल सा एकदम डीम लाइट था पूरा, कैंडल्स का पूरा सजावट किया हुआ था। पीछे एक लोहे के पूरे वी शेप वाले हार्ट शेप वाले डिज़ाइन के ऊपर फ्लावर्स का डेकोरेटिंग किया हुआ था और नॉर्मल डिज़ाइन ही था। और एक स्टेज था, स्टेज के ऊपर एक ग्लास वॉल रखा हुआ था जहाँ पे उन दोनों को रिंग पहनाना था। फिलहाल से अभी बांग जी हमारा स्टेज पर ही था। वहाँ पे बहुत सा सोलो सा म्यूजिक चल रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और कामिंग थी और पूरे माहौल को ना एकदम काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि सुबह से उठ नहीं रहा था, वो भी 9 बजे उठे था क्योंकि वांगजी उसे लेकर आया था तो उसका हैंगओवर उतरा नहीं था। झंग झंग उसके पिछवाड़े पे लात मारते हुए कहता, उठ जा, आज तेरी शादी उस अलादीन से होने वाली हो। हाँ, उसके बाद तुम लोग ना दोनों मिलके कुत्ता बिल्ली बनाते रहना पूरी ज़िंदगी। उठ जा वरना तेरे अंकल ना यहाँ आके हमारी बैंड बजा देंगे। वो देखने में इतना डरावना है, पता नहीं कैसे किस घड़ी में किस मुहूर्त में तूने उसे पसंद कर लिया। हाँ, तेरी तो उसके सामने मुँह भी नहीं खुलती, बस हमारे सामने चलानी होती है। ऐसे करके उसके पिछवाड़े पे लात दे रहा था और उसको उठा रहा था। विंग कहता, जिंग सोने दो ना, मुझे नींद आ रही है। जिंग उसकी बात नहीं सुनता और उसको ना ऐसे बाल पकड़ के नोचते हुए कहता, उठ जा वरना तेरे ऊपर पानी ला के डाल दूंगा मैं। पर विंग बेचारा हमारा कहता, चेंग, और वो जियांग अभी भी उसके ऊपर ही बैठा हुआ था तो वैसे ही पलटते हुए कहता है, चेंग, मैं भी तुम्हारी शादी ना अंकल के भाई से करा दूंगा, देख लेना तुम, फिर हम दोनों मिलकर कुत्ता बिल्ली बनाएंगे। और इतना बोल करके वो अपनी आईज ओपन करता है, टाइम देखता है तो 10 बजने वाले थे। क्या, मैं इतना देर से सो रहा था? तो जियांग चेंग कहता, अब याद आ गई तुम्हें? इतना टाइम हो रहा है, कब से उठा रहा हूँ मैं तुम्हें पता है? चलो ना, पार्लर भी जाना होगा हम लोगों को रेडी होने के लिए। तुम तो हर हमेशा लैब में घुसे रहते हो और मैं हाँ ठीक है, मैं भी अपने आप को थोड़ा रेनोवेट कर लूँगा वैसे। ऐसे वो बोल रहा था तो विंग कहता, ओहो, मतलब तुम्हें अंकल का भाई पसंद आ गया? हाँ हाँ हाँ। तो जियांग चेंग कहता, सट आप, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उठ जाता है उसके ऊपर से और तकिया फेंकते हुए कहता है, वैसे उसे अंकल का भाई मत बोलो, ठीक है ना? विंग कहता, हाँ, तुम मेरे भाई हो या फिर उसके? हाँ। जियांग चेंग कहता, चल रहे हो, तुम्हें नहलाना भी है, तुम्हारे पैर के बैंडेज भी बदलनी होगी, इसलिए चलो। फिर जियांग चेंग विंग दोनों बाथरूम आते हैं और दोनों भाई ब्रश करते हैं, सुसु पॉटी जो करना सभी चीज़ें करने के बाद जियांग चेंग विंग को अच्छे से नहला देता है रगड़ रगड़ के। उसके बाद वो बाहर आते हैं, नॉर्मल कपड़ा पहन करके बाहर आते हैं और जियांग चेंग उसको बाल को रब करते हुए कहता है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं फिर हम लोग चलेंगे, फिर वेन्यू में तो जाना तो होगा ना? कहता, ठीक है। फिर वो विंग ना जल्दी से नीहे सैंग को और यांसी को कॉल करते हुए कहता, तुम्हें पता है आज मेरी इंगेजमेंट है। वो दोनों पहले, क्या, सच में? सीरियसली? व्हाट अ सरप्राइज ब्रो। ऐसे वाला रिएक्शन था। विंग अपना फ़ोन दूर करते हुए कहता, बस करो, मेरे कान में घुस के मेरे कान के पर्दे फाड़ेगा क्या? जल्दी से रेडी होकर के आ जाना शाम के 6 बजे, ठीक है ना? इतना बोल करके वो कॉल कट कर देता है। नीचे आने के बाद मैडम यू कुछ कुछ सामान जो कि दावड़ू के तौर पे भेजा जाता है ना, गिफ्ट दिया जाता है एज अ गिफ्ट, तो वो सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रही थी। तो विंग और जियांग चेंग नीचे आते हैं। जियांग चेंग विंग को लेके आ रहा होता है। उसकी मॉम आते हुए कहते हैं, बदमाश लड़के, रात को तुम्हारा शुगर डैडी तुम्हें छोड़ के आया है। तो जियांग चेंग कहता है, माँ शुगर डैडी मत बोलो, अंकल डैडी बोलो। पता नहीं कैसे इसे अंकल वो पसंद आ गया। विंग उसको फ्रॉन लुक देते हुए कहता है, और तुम्हें अंकल का भाई। तो मैडम यू कहती, बस करो तुम दोनों, चलो आओ बैठो। इतना बोल करके वो दोनों डाइनिंग टेबल एरिया पे बैठ जाते हैं। उसके बाद मैडम यू विंग को और जियांग चेंग दोनों को अपने हाथों से, चम्मच से, क्योंकि वो लोग हाथ से नहीं खिलाते ना, इंडियन मदर तो है नहीं, तो चम्मच से उन दोनों को अपने हाथों से उन दोनों को फूड खिला रही थी। तो जियांग चेंग और विंग दोनों सेंटी हो गया था, कहता मॉम। तो मैडम यू कहती है, आज के बाद मेरा बेटा तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे ना, मम्मा मिस यू लॉट। विंग थोड़ा सेंटी हो गया था तो गले लग जाता है। उसकी मॉम कहती, बस 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 करो, ये मगरमच्छ की आंसू ना मुझे मत दिखाओ, मुझे पता है, अच्छा है ना? शैतान बच्चों से पीछा छूटेगा मेरा। हाँ, और इतना बोल करके वो ऐसे कर रही थी, मतलब वो दिखा नहीं रही थी कि वो सेंटी हो रही है, बट फिर भी विंग और जियांग चेंग दोनों गले लगते हुए कहता, मिस यू टू मम्मा, पर हाँ ओनली फॉर मैं जा रहा हूँ, जियांग चेंग नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। मैं कह देता हूँ, वो आपके साथ रहेगा हमेशा। उसकी मम्मा कहती, कौन कहाँ रहेगा क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे बच्चे खुश रहेंगे ना, ये ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना? उसके बाद फिर वो जो कुछ भी सामान वामान था वो सभी लोग कार में रखवा करके सभी वेन्यू की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद जियांग चेंग विंग को लेकर के उसी होटल के एक कमरे में आता है जहाँ पे उन लोगों ने पहले से ही ब्यूटिशियंस वगैरह को बुला रखा था। तो जियांग चेंग और विंग दोनों का मेकओवर करते हैं, उन दोनों को भी अपग्रेड करते हैं
मतलब हाईली, क्योंकि विंग को हम सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ पॉइंट बनना था ना, क्यूट भी दिखना था। तो वो लोग दोनों का मेकओवर करने में लग गए हुए थे। लास्ट में जब विंग रेडी हो जाता, जियांग जेंग पहले ही ब्लू कलर के, नेवी ब्लू कलर के टक्सीडो वेयर किया हुआ था और उसने इतने सुंदर से हेयर स्टाइल करवाए हुए थे कि वो अभी तो डिफरेंट ही लग रहा था। हाँ, लग रहा था कि वो सच में अपनी कंपनी का सीईओ ही हो। उसके बाद वहीं विंग, जो कि क्यूट, एलिगेंट, गॉर्जियस लग रहा था उस रेड कलर के टॉक्सीडो में, बिल्कुल हॉट आइटम। झांगचिंग उसको देखते हुए कहता, ब्रो यू आर लुकिंग सो हॉट। अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, मैं तुझसे शादी कर लेता ब्रो। तो विंग उसको मारते हुए कहता, हे। तो झांगचिंग कहता, सच में यार, तुम्हें जो भी देखेगा ना वो यही बोलेगा, यू आर लुकिंग सो हॉट टैम्पटिंग। हाँ, इसीलिए अब समझ में आया उस बुढ़े घूसट को तुम्हारे अंदर दिखा क्या। तभी पीछे से आवाज़ आती है। जब चियांग चेंग उधर देखता है विंग, तो दोनों के मुंह क्योंकि वहाँ पे सीजन खड़े थे और आते हुए कहते, ओ मेरा बेबी ब्रो बुढ़ा घूसट। चियांग चेंग कहता, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तो सीजन ना उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था और सीजन ना पीछे पीछे होते होते कुर्सी पे बैठ जाता है। तो जियांग चेंग उस सीजन, अरे यार, जियांग चेंग पीछे पीछे होते हुए कुर्सी पे बैठ जाता है। सीजन उसके पास आते हुए कहता है, तो मिस्टर जियांग, आपको लगता है कि मेरा बेबी ब्रो बुढ़ा घूसट किसी काम का नहीं है? हाँ, तो क्यों ना आप ये बात अपने भाई से पूछ लेते। हाँ, विंग अपने मतलब नेक के पास अपने हैंड को ले जाते हुए ना शर्मा रहा होता है, क्योंकि उसे पता है ना ये बुढ़ा घूसट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी हालत ख़राब कर दी थी। हाँ, ये बात अलग है कि विंग कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे ऑलरेडी पता है, वो मैच्योर पर्सन है, इसलिए वो झेल गया था। अगर वो 17-18 साल का बच्चा रहता तो उसकी कमर की बैंडी बच जानी थी। इसलिए वो कहता, अब मुझे कुछ नहीं पता, आई एम सॉरी, और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने वाला होता है। तो सिचिन कहता है, वैसे मैं आपको लेने आया था, चलिए। तो जियांग कहता है, वो मेरा भाई है, मैं लेके जाऊंगा। इतना बोलकर जैसे ही उठने वाला होता है, वो सीजन को लेकर के सीधे धड़ाम। अब जियांग की दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और वो अपनी आंखों को बड़ी किए हुए सीजन को देख रहे थे और सीजन उसके दोनों शोल्डर को ग्रैब किए हुए उसे देख रहे थे। उन दोनों में बस थोड़ी सी दूर का फासला था और जियांग ना ये टीवी ड्रामाज में नहीं होते, वो वाला सीन याद कर रहा था कि किस तरह से वो उसे देखेगा, अपनी आइज़ को बंद करेगा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ेगा और उसके लिप्स को कैप्चर करेगा, अंदर वो दोनों किस करेंगे। वो ये सब सोच ही रहा होता है। तो सीजन कहते हैं, डोंट, सोचिएगा भी मत आप, ठीक है ना। उसके बाद वो सीजन ना जियांग को ऐसे खड़ा करते हैं। उसके बाद कहते हैं, अभी हमें जाना होगा। जियांग और सीजन दोनों से वापस में लड़ने वाले थे, इससे पहले विंग कहता, ठीक है, आप दोनों मुझे लेके चलिए यहाँ से। इतना बोल करके विंग आता है। फिर विंग जियांग के हैंड को पकड़ता है और दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और सीजन उसके पीछे। दोनों वहाँ से उसे लेकर के आते हैं और वहाँ आने के बाद स्टेज पे ऊपर आता है। वो वांगजी को देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वांगजी की सांसें तो मानो थम सी गई थी विंग को इस तरह से लाल वेलवेट टक्सीडो के अंदर देख करके। वो इतना ज़्यादा हैंडसम और टैम्पटिंग सच में लग रहा था कि वांगजी का मन कर रहा था कि उसे वो खा जाए बिना पकाए, और वांगजी उसे घूर रहा था अपनी लस्टी आइज से। सीजन उसके पास झुकते हुए उसके व्हीलचेयर को ऊपर के वाले सेक्शन एरिया पे लाते हैं, डबल स्टेज था। तो उससे कान में कहता है सीजन, अपनी इन निगाहों से उसे घूरना बंद करो वांगजी, वरना वो डर जाएगा और ऐसा ना हो कि कहीं वो तुमसे इंगेजमेंट करना का जो ख्याल है ना वो त्याग दे। इतना सुनना था कि वांगजी अपने भाई को एक फ्रॉन लुक देता हुआ देख रहा था और वापस से उसको देखने लगता है। सीजन के चेहरे पे स्माइल आ गई हुई थी और वो उसे वहाँ पे रख देता है। स्टेज के ऊपर आकर के वांगजी और विंग दोनों वहाँ पे थे। उसके बाद प्रीस्ट आता है और उसे बोला जाता है दोनों के एक्सचेंज करने के लिए रिंग। वांगजी अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और अपने मुंह में रख लेता है और वो जीप पे ही रखा हुआ था और उसने बाहर का सेक्शन एरिया जो डायमंड लगा हुआ था वो बाहर की तरफ था और उसके हैंडल को अपने दांत से दबाए हुए था। विंग जब ये देखता है तो वो फ्रॉन, तो वो ऐसे इशारा से कहता है, वांगजी ये क्या है? वांगजी इशारा से कहता है, आओ इसे ले लो। फिर विंग कहता है, ठीक, ऐसा क्या? फिर वो पहले तो लोगों को देखता है। विंग थोड़ा सा नर्वस हो रहा था पर वांगजी को भी फ्लर्ट सोच रहा था और उसके अंकल का हार्ट तो मुंह में ही आने वाला था। मेरा भतीजा कब से इतना ज़्यादा फ्लर्टी हो गया है, हे भगवान। हाँ, विंग थोड़ा सा आगे आता है और उसके व्हील चेयर के स्टैंडिंग को पकड़ते हुए मुंडी टेढ़ा करते हुए उस रिंग को अपने ही जीभ से उसे ऐसे उसके मुंह से लेता है और अब हल्का सा जो जीभ था ना वो टंग
वांग जी के लिप्स पे लग जाती है, जिससे कि वांग जी के पूरे बॉडी के अंदर 800 वोल्ट का झटका लगा था ज़ोर से। और वो बस विंग को देख रहा था। विंग विंग करते हुए सेपरेट हो जाता है एंड देन वो रिंग लेता है और वांग जी के हैंड में पहना देता है। वांग जी उसी शॉकिंग जोन में था और लोगों की तालियों के साथ उसकी उस जो डे ड्रीमिंग थी वो टूटती है। उसके बाद फिर विंग अपने आ, वो वांग जी वाला अंगूठी तो वांग जी को उसने पहना दिया हुआ था। फिर विंग अपने हाथ से अंगूठी निकालता है और उस अंगूठी को वो अपने हाथ में बंद कर लेता है और वांग जी के सामने रखता है कि ढूंढो किस हाथ में अंगूठी है। वांग जी पहले तो कंफ्यूज कि किस हाथ में हो सकती है। फिर वो लेफ्ट वाले में चूज़ करता है जिसमें सच में अंगूठी थी। तो विंग इशारा में कहता तुम्हें कैसे पता। तो वांग जी कहना चाहता था क्योंकि तुम अपने लेफ्ट हैंड का यूज ज़्यादा करते हो। फिर वो कुछ नहीं कहता और स्माइल करते हुए अंगूठी लेता है और वो विंग को पहना देता है। सभी लोग तालियों से गड़गड़ाहट करते हैं। विंग वांग जी के पीछे आ जाता है और उसके बाद वांग जी के हैंड को और अपने हैंड को एक साथ अटैच मतलब जोड़ते हुए और वो पिक्चर क्लिक करा रहा होता है। जब वो पिक्चर क्लिक करा रहा होता है तो पीछे जो हार्ट शेप वाला था ना बना हुआ, वो वो हिल रहा था पर कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था। उसके बाद सभी लोग फिर जो वहाँ पे बैठे हुए थे वेन्यू में, उसके बाद फूड वूड का जो होता है ना तो सब लोग खा रहे थे और वांग जी जो कि चीफ था साइंटिस्ट का, तो उससे सीचन ना ऐसे लाए हुए थे और सब लोग खा भी रहे थे, सभी बात भी कर रहे थे। और सीचन वांग जी और अंकल जियांग चेंग और जियांग फेनमिया ये सारे बात कर रहे थे, यहाँ तक कि यांसी और विंग और नीहजैंग ये तीनों भी बात करने में लगे हुए थे। नीहजैंग विंग से कहता ब्रो तो आज फाइनली तुम उस अंकल के शुगर बेबी बन ही गए हाँ। तो विंग उसको मारते हुए कहता सर टाप कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला ठीक है ना, और हाँ किसी को कहना मत। और वो अपने टांगों की तरफ देखता है जो बहुत देर से खड़ा था। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मेरे लिए खाना लेकर के आओ, मुझे भूख लगी है। तो यांसी और नीहजैंग वहाँ से चले जाते हैं, जो कि विंग ना स्टेज के पास ही खड़ा था और वो सभी लोग आपस में ऐसे मिले हुए थे स्टेज के पास, जो कि वो हार्ट से वाला बहुत बड़ा वो बनाया हुआ था पीछे से डिज़ाइन के तौर पे, वो ना हिल रहा था उसी समय। पर वो अभी स्टेयरिंग पे टाइट किया हुआ था नट बोल्ट वगैरह से, तो वो अचानक से ना वो सीधे विंग के ऊपर ही आके गिरता है और विंग को चोट लग जाती है। वो ऐसे तो ज़्यादा हैवी था पर विंग गिर गया था ना, इसलिए उसके सर पे चोट लगी थी हल्का सा और उसके बैक में भी चोट लगा था। और वहाँ पे जितने भी कैंडल से डेकोर किया गया था ना स्टेज के ऊपर, वो सभी कैंडल की वजह से ना कर्टन्स वगैरह में आग लग गए थे और पूरा बैंक्वेट में आग लग चुका था। जैसे ही आग लगता है सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। वांग जी भी सीचन भी वांग जी को लेकर के बाहर आ जाता है। नी हुसैंग और जो यांसी थे वो सभी जब देखने आते हैं तो वो वहाँ पे गिरा हुआ था और सभी लोग भगदड़ होने की वजह से ना विंग जो कि नीचे गिरा हुआ था तो उसे पता ही नहीं चला कि विंग नीचे गिरा हो सकता है। इसलिए वो दोनों जब वहाँ पे विंग को नहीं देखते हैं ना तो वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। सारे लोग रेस्क्यू कर लिए गए थे। तभी जियांगचेंग कहता है विंग कहाँ है, विंग नहीं है यहाँ पे, विंग विंग मैडम। यूँ तो ये सुनते मात्र ही बेहोश हो गई थी, विंग नहीं है और वो बेहोश। वांग जी कहता है गगा गगा क्या विंग अंदर है। तो सीचन कहते हैं मैं देखता हूँ। जियांगचेंग और सीचन जब अंदर जाने को होते हैं तो सीधे ब्लास्ट होता है और उसमें से ना बहुत तेज लपटें निकलती है जिससे वहाँ पे खड़े लोग ना सीधे धड़ाम से गिर जाते हैं उस ब्लास्ट की वजह से। वो बैंक्वेट का पूरा हॉल था ना वो पूरा धू धू करके जलना शुरू हो चुका था। तब तक वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले को बुला मतलब जो घर में उसी होटल का जो था ना जो गैस वाला रहता है जो आग को बुझा सकते हैं, वो लोग दौड़ दौड़ के आ रहे थे और अंदर जा रहे थे। अब जियांगचेंग अंदर जाने का ट्राई कर रहा था ना तो उसे सीचन खींच रहे थे पर वांग जी पैनिक होते हुए कहता है गगो गगो प्लीज़ प्लीज़। और वो उतना बोलकर जैसे ही जाने ही वाला होता है तभी वो देखता है कि कोई विंग को गोद में लेकर के बाहर आ रहा है। और वो पूरा ऐसे ना जब उसे देखते हैं तो सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा लांजा था। लांजा का पूरा ऊपर स्किन जो था वो पूरा ख़त्म हो चुका था, जल चुका था क्योंकि वो स्किन प्लास्टिक की रहती है ना और वो एक रोबोट था इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। उसके गोद में विंग था और वो बाहर लेकर के आता है तो जल्दी जल्दी से एक उसे अलग वाले रूम में ले जाकर लिटा दिया जाता है, जो कि वो पूरा बेहोश हो गया था, चोट लग गई थी उसे। ये देखकर सभी लोग शॉक थे और वांग जी वो और भी ज़्यादा शॉक हो गया था और अपने हाथ ना व्हील के स्टेयरिंग पे ना उसके कसते जा रहे थे और वो उठने वाला होता है कि जियांगचेंग उसे ऐसे शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है नहीं अभी नहीं, जब अभी तक नहीं बताया तो प्लीज़। और उसके बाद वो उसे देखता है क्लीन करता है, लंजा ही सब कुछ कर रहा था, वो रोबोट था ना इसी वजह से। तो उसके बोन्स को क्लीन करता है, उससे चोट जहाँ जहाँ आई थी वहाँ बैंडेज कर देता है। तब तक डॉक्टर्स भी आ गए हुए थे, इतना ट्रीटमेंट तो तब तक विंग को मिल चुका था और उसे ओनली फॉर चोट लगा था।
फिर डॉक्टर आते हैं, उसे चेकअप वगैरह करते हैं और दवाई सुई लगा देते हैं और कहते हैं इन्हें होश आ जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। वो सब के जाने के बाद अंकल किरण और सीचन मिलकर के, जियांग फेंगयां मिलकर के सारे गेस्ट को जैसे तैसे करके जिन जिन को चोट लगी थी उन सबको इलाज करवाते हैं। वो सब करने के बाद उन लोगों को विदा कर चुके थे। अब उस कमरे में जियांग फेंगयां, मैडम यू, अंकल किरण, लैन सीचन और जियांग चेंग, यानसी और नी हिसेंग था। नी हिसेंग के गगा नीमुंजो भी थे और उनकी वाइफ भी थी। बस इतने ही लोग थे और वो सभी सोफा पे बैठे हुए थे। हंग जी की आंखों में खून उतरा हुआ था और उसके हाथ ना धीरे धीरे कसते जा रहे थे, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें। और वो कहता है मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जो भी इनके पीछे हैं। और वो फिर लांजा के पास आते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? हाँ। तो लांजा कहता है यस मास्टर, मैं ठीक हूँ। और इतना बोल करके वो वहाँ पे खड़ा होता है और जैसे ही गिरने वाला होता है वांग जी कहता है लांजा। जब लांजा का नाम सुनता है तो सभी उसको देखता है। सिचन उसके पास आते हुए लांजा को होल्ड करते हैं और उसे ले जा करके चार्जिंग में प्लग इन कर देते हैं। लांजा को प्लग इन करते हुए देख करके सभी लोग शॉक हो गए थे और कहते हैं ये सब क्या है? हाँ। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और सिचन कहते हैं ये मेरे भाई ने बनाया है, जिस तरह से विंग ने टर्टल को बनाया था ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं। और ये मेरे भाई के लिए काम करता है, ये इसका पर्सनल टूल कह सकते हैं। और इसने अपना निकनेम इसे दिया है लांजा। लांजा जो कि चार्जिंग मोड में ऑन हो चुका था और विंग बेहोश हो चुका था। वांग जी को गुस्से का सीमा पार हो रहा था और सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। विंग का बेहोश हुए लगभग 6 घंटा से ऊपर हो चुका था और किसी ने कुछ खाया तक नहीं था। विंग को भी बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन वो लोग गए लाने के लिए तभी तक हादसा हो चुका था। जब वो होश में आता है तो अपनी आइज ओपन करता है धीरे धीरे और वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है विंग तुम ठीक हो? तुमने मुझे डरा दिया था। क्या तुम्हें सब कुछ याद है ना? तुम भूले तो नहीं हो ना? क्योंकि उसके सर पे भी चोट लगा था। विंग अपना सर पकड़ते हुए कहता आउच, मुझे दर्द हो रहा है। तो यांग यांग उसके पास आते हैं, उसके बैठाते हुए कहता है हे तुम ठीक हो ना? हाँ। तो विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, मुझे याद है। क्या तुम लोग भी? और इतना बोलकर वो बैठता है तो सबको देख के थोड़ा वो डर गया था और कहते सभी लोग यहाँ क्यों? फिर वो अपने आप को देखता है, कहता ओ। तो मैडम यू विंग के पास आते हुए उसे गले लगाते हुए कहते बदमाश लड़के, तुमने मुझे डरा दिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ खुद को ऐसे हर्ट करने की? तो विंग कहता माँ मैंने नहीं किया था, वो तो मेरे ऊपर गिर गया, पता नहीं, आह मुझे दर्द हो रहा है। और इतना बोलकर वो सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद सीचेन और जियांग चेंग, मैडम यू, सभी लोग धीरे धीरे करके सब विंग से मिलते हैं। फिर अंकल किरण और जियांग चेंग उन लोगों को बोलते हैं अलग कमरे में चलने के लिए, क्योंकि इन दोनों ने भी खाना नहीं खाया था और इन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेट टाइम देना था, इसलिए सारे लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वांग जी उन लोगों के जाने के बाद डोर बंद कर दिया जाता है बाहर से ही। वो अपने व्हीलचेयर से उठ करके विंग के पास आके उसे गले लगाते हुए कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी उस हिडन दुश्मन की वजह से आज फिर से ये तुम्हारे साथ हुआ। अगर मैं तुम्हें खो देता तो मेरा क्या होता? और इतना बोल करके वांग जी के आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग को पता है ऑलरेडी कि वांग जी ने अपने फैमिली मतलब भाई की वाइफ और बेबी, उसे ये पता नहीं कि लीसा उसकी फ्रेंड थी, पर उसे इतना पता है कि लीसा को और उसके बेबी को इन लोगों ने खो दिया है। इसलिए विंग धीरे से, वो भी सैंटी हो चुका था, तो कहता है मैं ठीक हूँ, देखो मुझे लंजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वांग जी को ऐसे मानो डर लग रहा था कि विंग से वो अलग हुआ और विंग कहीं उसे दूर न चला जाए। ये ख्याल उसके दिमाग में आते ही वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वांग जी विंग को ऐसे ही हक किए हुए था। लगभग 20 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। विंग वांग जी से कहता है डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और मुझे भूख लगी है। तो वांग जी अपने गगो को कॉल करता है, फिर उन दोनों के लिए अंदर खाना भिजवाया जाता है। वांग जी फिर से विंग को अपने हाथों से, आई मीन चम्मच से, वो खिला रहा होता है उसको और फिर विंग भी उसको खिला रहा होता है। दोनों इसी तरह से खा रहे होते। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स था जो अपने दांत पीसते हुए कहता फिर से बच गया, मैं तुम लोगों को खुश बिल्कुल भी नहीं रहने देने वाला। आखिर तुम लोग समझते क्या हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और तुम लोग चैन से रह रहे हो। मैं तुम्हारा नाम, रुतबा, कंपनी सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और ऐसे बोल करके एक फ्लावर वास था उसको उठाकर फेंक देता है। अब इस तरफ
ये सब हो जाने के बाद रात हो चुकी थी, इसीलिए सभी लोगों को लैंड मैंसन ही लाया गया था और जियांग फेमिया और मैडम यू को एक कमरा दिया गया था। जियांग शेंग अभी भी हॉल में बैठा हुआ था। अंकल को भी भेज दिया गया था उस हॉल में। वांग जी, विंग, लैन सिचन और जियांग तेंग, ये चारों। उसके बाद लैन सिचन कहते हैं, वांग जी तुम्हें क्या लगता है? वांग जी कहता है, गगा ये उन्हीं लोगों का हाथ है, मुझे ढूंढना होगा उन लोगों को जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर सब खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ पे एक गार्ड भागते हुए आता और कहता, सर आप लोगों से मिलने के लिए विंग सर के दोस्त आए हैं। विंग कहता है ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। तो यान्सी और नीहू भी भाग के आते और कहते हैं, हमें कुछ पता चला है, देखो ये। और इतना बोलकर वो लैपटॉप ओपन करते हैं तो उसमें उन लोगों ने देखा कि एक शख्स जिसने एक कैप पहना हुआ था और मास्क पहना हुआ था, और वो जब ये डेकोरेशन हो रहा था ना तब आया था, और उसने जाकर के पीछे से उसके सारे नट बोल्ट को ढीला कर दिया था ताकि वो, और एक रस्सी से बांध के रखा हुआ था कि सही टाइम देख करके उसे छोड़ा जाए। तो जब विंग वहाँ पे अकेला था ना तब उसे उस शख्स ने पकड़ के रखा हुआ था और उसे छोड़ देता और विंग के ऊपर गिर जाता है वो। ये देख कर तो वांग जी को गुस्से से इतना गुस्सा आ रहा था कि वो लैपटॉप उठा के फेंकने वाला था। नी हो उसे पहले ही लैपटॉप उठा लेता, कहा सर प्लीज़, और वो ऐसे कर रहा था। तो उसके बाद जियांग शेंग सबने देखा ही था, तो विंग कहता, ये कौन हो सकता है हाँ जो मुझे मारना चाहता था? तो इतना बोल करके वो लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वांग जी कहता है, जो भी है बहुत जल्द सामने आ जाएगा, चिंता मत करो, फिर तुम्हें ज़्यादा घबराने की बात नहीं, और हाँ आज के बाद तुम ओनली फॉर यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाने वाले जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाए। विंग कहता, क्या तुम मुझे कैद करने वाले हो? तो वांग जी कहता है, यस ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें कैद करने वाला और तुम यहीं रहोगे, समझे ना? इतना बोल करके और वो लोग कुछ मतलब वांग जी की बात सुनकर विंग कुछ कहने वाला होता है, तभी ना लंजा टर्टल को लेके आ जाता है। टर्टल को देखकर नी हिसेंग और यान्सी दोनों देखते हुए कहता, टर्टल टर्टल, और इतना बोल करके जाके उसे गले लगा लेता, कहता टर्टल टर्टल क्या हम याद है तुम्हें? और टर्टल के लग के वो दोनों रो रहे होते हैं। टर्टल कहता है, यस मास्टर, मैं आपको जानता हूँ, आपने ही मुझे वायर कनेक्ट किया था और स्विच वगैरह लगाई थी और मुझे डांस करना सिखाया था। ये सुनकर नी हिसेंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। विंग अपनी ही जगह से शॉकिंगली उसे देख रहा होता है क्योंकि उसका पूरा हुलिया ना वांग जी ने बदल दिया हुआ था। विंग उसने भी अच्छा ही बनाया हुआ था लेकिन वांग जी ने उसे यूनिक बना दिया हुआ था। विंग वांग जी को तरफ देखते हुए कहता है, ये टर्टल है? तो वांग जी कहता है, ये टर्टल है। और लंजा कहता है, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सभी कहते हैं, हैं? वांग जी को छोड़कर। तो लंजा कहता है, और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो नीहू सेंग कहता धीरे से, मशीन के बॉयफ्रेंड, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? मशीन भी रोमांस करने लगे हैं क्या? तो लंजा कहता है, मुझे सुनाई दे रहा है मास्टर, वैसे मैं फील करना चाहता हूँ कि लव कैसा होता है। और फिर वो ना छोटा सा हार्ट बना करके टर्टल को ऐसे शो करता है, तो टर्टल भी ना ऐसे साई कर रहा था। विंग कहता है, ये क्या हो रहा है? जंग चंग भी कहता है, सच में हद है भाई, इंसानों से नहीं हो रहा है, मशीन भी लगे हुए हैं। इतना बोल करके उसके बाद सभी लोग प्लान बनाते हैं कि विंग की जगह पे ना टर्टल काम करेगा, क्योंकि टर्टल को उन्होंने नॉर्मल ह्यूमन विंग की तरह बना दिया हुआ था। और अगर जो कोई भी कुछ खतरा हो या कुछ भी हो तो वो विंग के ऊपर आएगी, आई मीन कि टर्टल के ऊपर आएगी, तो विंग सेफ रहेगा। तो विंग कहता, ओ तो इसलिए मुझे बोल रहे थे कैच करने के लिए। तो नी हिसेंग और यान्सी दोनों एक्साइटेड थे और कहते हैं, ओ विंग, मुझे टर्टल के साथ काम करना पड़ेगा, आई एम सो एक्साइटेड। और इतना बोल करके और वो लोग उसके पास ही खड़े थे। उसके बाद अगले दिन से विंग, जो कि वांग जी के साथ उसके ऑफिस कैबिन में ही रहता था, और टोटली आई मीन कि वो विंग के जैसा ही वेयर करता था सब कुछ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, वो काम करने लगा था। ऐसे करते हुए ना लगभग 10 दिन बीत चुके थे और अभी तक उन लोगों के हाथ तक कोई भी सुराग नहीं लगा था। इन 10 दिनों में वांग जी और सिचेन जियांगचिंग सब ने इतिहाद बरता था कि विंग और टर्टल कभी भी आमने सामने ना आए कि ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। इसी तरह से आज टर्टल ना लंजा के साथ, और वो दोनों रोबो रोबो ही बाहर जाने वाले थे। तभी वांग जी कहता है, ठहरो, तुम यहाँ विंग के साथ रहो और मेरी जगह पे आ जाओ, मैं उसके साथ जाता हूँ, ठीक है ना? इतना बोल करके वांग जी अपना होलिया बदलता है एंड देन वो विंग को लेकर के बाहर चला आता है घूमने के लिए। टोटल उसके साथ सभी चीज़ों को स्कैन कर रहा था और वांग जी उसे हर चीज़ बता रहा होता है कि कैसे क्या प्रोग्राम करना है, कैसे फिट करना है। वो लोग जब ऐसे कर ही रहे होते हैं तभी कुछ लोग आते हैं और वांग जी के ऊपर और टर्टल के ऊपर हमला कर देते हैं, और ऐसा करके वांग जी को कार में डाल देते हैं। टर्टल
जब देखता है कि वांग जी को कार में लेके जा रहे, क्योंकि वांग जी को ऐसे अचानक से बेहोश कर दिया था सुई दे करके। वो जब अपने आप को बैक फाइट कर रहा था तो सुई लगा देने के कुछ सेकंड बाद ही वांग जी बेहोश हो गया था। टर्टल जब ये देखता है, क्योंकि वो फाइट कर रहा था और उसे दूसरी कार में लेके जा रहे थे, तो वो भी पास वाले एक कार को डोर को ही तोड़ देता उखाड़ करके और उसमें बैठ जाता है और तार कट करके उसे तार से ही उस कार को चालू करके उसके पीछे दौड़ाना शुरू करता है। आगे आगे वांग जी की कार जा रही थी जिसमें उसे लेके जा रहे होते और पीछे टर्टल उसके पीछे जा रहा होता है। वांग जी जो कि बेहोश हुआ पड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बचाएगा कैसे लोग मतलब उसे कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद जो टर्टल था ना हमारा, वो एक्टिव मोड ऑन कर चुका था और उसने लंजा को इंडिकेट कर दिया था। लंजा को जब ये इंडिकेशन पता चलता है तो कहता है डेंजर। फिर विंग कहता है डेंजर मतलब, तो कहता है मतलब कि टर्टल खतरे में है। उसके बाद विंग और लांजा वो दोनों भी उस ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। उसने जियांगचंग को भी कॉल कर दिया था कि टर्टल के लोकेशन को चेंज करने के लिए बोलो यान्सी से। सारे लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। लैंसी चेन को भी पता चल गया था और वो लोग जब वहाँ मतलब उन लोग सारे लोग ना जब वांग जी के पीछे आ रहे होते हैं, टर्टल और वांग जी के कार में रेस हो रही थी कभी क्योंकि वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो सिंगल वे रास्ता था और वो आगे वाली कार जिसमें वांग जी था वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके चला रहा था, जिस वजह से टर्टल को ना चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी वो बैक कर रहा था उसके पीछे। एक जगह जाने के बाद क्योंकि वो वहाँ से टर्न लेने वाला था, तो जैसे ही टर्न लेने वाला था ना, हमारा टर्टल इतना स्पीड करता है उस कार को कि सीधे ले जा कर के ठोक देता है और ठोकने के साथ ही वो कार टर्न न जा कर के सीधे ही जा कर के एक जगह जा कर के रुक जाती है और उसकी कार में से धुआं 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 हो रहा था। फिर उसमें से सारे लोग बाहर निकलते और कहते इसकी इतनी हिम्मत कि हमारी कार को रोके, और वो आ रहा था टर्टल को मारने के लिए। जैसे ही टर्टल को मारने के लिए वो लोग आते हैं ना, टर्टल उसे फाइट बैक करता है। तभी वहाँ पे एक और कार आती है जो कि लंजा को ले आई मीन वांग जी को ले जाने वाली होती है और वो जब उसके पास आते हैं तब तक उन लोग ना उस कार के ऊपर एक बम फेंक दिए होते हैं, तो टर्टल की कार और साथ में जिसमें वांग जी की कार थी वो ऐसे ब्लास्ट हो जाता है। तो उन लोगों को लगा कि ये तो मर गया होगा, इंसान है भाई, लड़ अच्छा लेता है, इसका क्या मतलब। लेकिन जब उस फायर में से टर्टल बाहर आता है तो वो पूरा उसका ऊपर का कपड़ा और जो कि स्किन वगैरह था वो सब जल गया था और टर्टल ओनली फॉर मैकेनिज्म था अभी। वो जब उसे देखते हैं ना, वो लोग आंखें बड़ी करके देख ही रहे होते हैं और टर्टल को वांग जी ने ऐसे बनाया हुआ था एकदम फायर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, हर चीज़ प्रूफ। उसके बाद वो सीधे अपने व्हील स्टीयरिंग वाले को ऑन करता है पैर में और उसे जैसे चलते हैं ना पैर में लगा करके वो चलना शुरू करता है और वो कार जा रही थी उसमें से लोग बैठे हुए से देख रहे थे। ऐसा करते हुए ना टर्टल उसके पीछे जाता है और उस कार को अपने दोनों हैंड से पकड़ता है और उसे रोकने का ट्राई करता है। इस चक्कर में वो आगे से पूरा का पूरा कार उठ गया था। उसके बाद टर्टल उस कार को लेता है और उसे सीधे पटक देता है, जिस वजह से उस कार के पहिए चारों निकल गए हुए थे धड़ाम। और अब जाओ लेके जाओ बरा। उसके बाद वो डोर को उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है, 2 डोर को, और उसमें से आदमी को उठा उठा के इधर उधर 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 जंगल में फेंक दिया हुआ था। फिर वो वांग जी को अपने गोद में लेता है जो कि बेहोश हो चुका था और उसे लेकर के जा रहा होता है। तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर से कुछ लोग नीचे उतर रहे होते हैं जो कि हमारे टर्टल और वांग जी दोनों को किडनैप कर लेते हैं और उसको वैसे ही तानता हुआ ले जाते हैं। वांग जी को अंदर हेलीकॉप्टर में ले गया था और टर्टल को उसमें बांध दिया हुआ था। टर्टल को बांधने के टाइम में इलेक्ट्रिक शॉक दिया हुआ था, जिस वजह से उसे कुछ सेकंड के लिए फ्यूज कर दिया गया था। उसके पूरे मैकेनिज्म को जब लांजा देखता है कि वो रेड बटन ऑन हो चुका है तो कहता है नो, सेट 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 सेट। तो विंग कहता है क्या हुआ है, हाँ, तो कहता है तुम्हें नहीं पता रेड बटन का मतलब, तो कहता है नहीं मैंने ये यूज़ नहीं किया, मतलब ये है कि वो स्लीपिंग मोड में चला गया है, अभी से 25 मिनट के बाद जागेगा, हमें कैसे पता चलेगा उसका लोकेशन। तभी वो लोगों को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, तो वो दोनों ना क्योंकि लांजा हमारा रोबोट था तो वो पैर से भी कार चला सकता था, तो वो पैर से कार चलाता है और मुंडी बाहर निकालता है और विंग भी झाँक कर देखता है तो ऊपर हेलीकॉप्टर था और नीचे ना टर्टल लटका हुआ था और वो लोग जा रहे थे। कहता हो रहा वो हमें जाना होगा, इतना बोल करके वो जाने वाला होता है। तो विंग कहता है पर हम जाएंगे कैसे, कहता कि नहीं मुझे टर्टल के अंदर चिप इंसर्ट करना है, रुको तुम, मैं यहीं आता हूँ। उसके बाद वो नीचे से फायरवर्क्स को ऑन करता है और सीधे उड़ के जाता है और टर्टल के एक पैर में चिप इंसर्ट करता है और सीधे नीचे आता है। आने के टाइम में उसके एक हाथ टूट गया था पर फिर भी वो सही सलामत था अभी भी। और विंग तब तक कार रोक चुका था, तो वो लंजा के पास आते हुए कहता है तुम ठीक हो, तो कहता है हाँ ये थोड़ा डैमेज हुआ है, इसे चेंज करना होगा। उसके बाद वो वहाँ आते हैं, तब तक सीचेन जियांगचेंग भी आ चुके थे और आते ही पूछते हैं यहाँ क्या हुआ है, और वहाँ पे हालत देख करके उन लोगों की आंखें फट के बाहर आ रहे थे। 2 कार को उड़ा दिया गया था, कुछ दूरी पे एक कार के सारे
पहिए उड़ चुके थे और वहाँ से धू 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 करके धुआं हो रहा था। तो जो लंजा उसके बाद अपने कैमरा को ऑन करता है, क्योंकि टर्टल के अंदर भी कैमरा लगा हुआ था ना। तो वो सब तो पहले तो वो वहाँ पे चेकआउट करते हैं। उसके बाद घर आने के बाद अंकल किरण जियांग फेमियन के सामने भी उस फुटेज को चलाया जाता है, किस तरह से जब लंजा वांग जी और टर्टल दोनों सड़कों पे जा रहे थे, तो वांग जी उसे तरह तरह की चीज़ें सिखा रहा होता है। और स्कैन जब वो कर रहा होता था, उसके सभी विकिपीडिया को वो कंज्यूम कर रहा होता है। वो सभी चीज़ें करने के साथ ही देखता है कि वांग जी को किसी ने सुई डाल दिया और वो बेहोश, और टर्टल उसे फाइट बैक कर रहा था, उसके पीछे जिस तरह से भागा, वो सब जब कुछ हुई और सभी चीज़ें वो लोग देख पा रहे थे टर्टल के कैमरा की वजह से। उसके बाद जब उन लोगों ने बांधा, तो पहले तो टर्टल को बांधा, फिर उसके गोद से वांग जी को लेते हैं और वांग जी को उस हेलीकॉप्टर में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद टर्टल को हवा में लटका के वो लोग लेके जा रहे होते हैं। ये नज़ारा देखने के बाद वो लोग कहते हैं ये कौन हो सकते हैं। तो वो लोग हेलीकॉप्टर जब देखते हैं ना, तो वो हेलीकॉप्टर देख के दंग थे, क्योंकि ये कोरिया का था। सीजन अपना हाथ मारता है, जिस वजह से ग्लास टेबल ना चूर चूर हो गया था, और कहते हैं अंकल मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना बोल करके। और वो जैसे ही जाने वाले होते हैं, तो जियांग रोकते हुए कहता प्लीज़ काम डाउन, वो तुम्हारा भाई है तो मेरे भी भाई का वो हस्बैंड है, हम सब काम करेंगे पर आराम से, ठीक है ना। लंजा कहता है मैं भी जाऊंगा मास्टर को बचाने के लिए, ठीक है ना, इतना बोल करके। और वो लोग अभी बैठे हुए थे चुपचाप से। उसके बाद विंग कहता है हम सब चलेंगे। फिर लैन सिचेन, जियांग शेंग, विंग और हमारा लंजा, 4 लोगों के लिए ना टिकट कराया जाता है कोरिया का। और वो लोग कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखना और उसे लेकर ही आना हर हालत में, और हम तुम्हें खुद वहाँ पे चॉपर भेजेंगे, लेके आएंगे हम कोरिया के सिक्योरिटी की सेना से हम बात करते, ताकि वो हमें बॉर्डर पार करा दे, क्योंकि वो दोनों रोबोट थे तो उन्हें लाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो वो लोग कहते हैं हम इसका देख लेंगे, तुम जाओ, ठीक है ना। इतना बोल करके जियान फिंग और अंकल किरण चाइना की जो पार्टी थी, जो सेना को पूरा नेतृत्व करती थी, उन लोगों से बात करने के लिए चले गए थे, ताकि वो कोरिया की सरकार से बात कर सके और उन लोगों को प्रोवाइड करा सके कि वो रोबोट को लेके आ सकते हैं। और उन लोगों को परमिशन भी मिल गया था, वहाँ के हेड क्वार्टर से उन लोगों को परमिशन मिल गया था। इधर ये लोग की फ्लाइट भी 8 घंटे के बाद लैंड हो चुकी थी कोरिया में। कोरिया में लैंड होने के साथ ही अब जो कि गंगनम का पता ऑलरेडी सीजन को पता था, क्योंकि लीसा भी वहीं से बिलोंग करती थी। तो वो कहता हमें वहाँ जाना होगा, चलो। इतना बोल करके वो लोग एक वैन लेते हैं और वैन में बैठकर जा रहे होते हैं। तो वो जैसे ही जाने वाले थे, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है विंगा विंगा। तो विंग झाँक कर देखता है खिड़की से, तो देखता है यहाँ नी हेजेंग है और यान्सी भी, वो दोनों भागते हुए आते कहते हैं विंगा आप हमें भूल कैसे सकते हैं, हाँ हम लोग भी आए थे और आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। विंग कहता तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ तो कहते हैं हाँ चोर चोरी करने आया है और चोर के पार्टनर्स ही ना हो तो चोरी करने में कैसा मजा। हाँ आपको क्या लगता है आप अकेले कर पाओगे, हमें पता है हम हैकिंग में अच्छे हैं, एक्सपर्ट है, आप भूल गए क्या गगा। विंग कहता तुम लोग आए कब। तो बोले हम लोग आप ही के प्लेन में थे, पर हमें तो बिजनेस टिकट मिला ही नहीं, इसलिए हम लोग और इतना बोलकर वो मुंह बना रहा था। विंग कहता ठीक है आ जाओ। फिर वो लोग सारे बैठ जाते हैं। फिर वहाँ आने के बाद पहले तो वो पूरा थोड़ा दूर पे उन्होंने एक कमरा लिया था, वहाँ उस कमरे में जाते हैं, एक ही कमरे में थे वो सारे लोग। फिर उस गंगनम लैब सेंटर का वो लोग पूरा वीडियो क्लिप निकालते हैं, जो कि उन लोगों ने हैकिंग कैसे निकाला था, और हर चीज़ को पॉइंट करते हैं। सब कुछ करने के बाद वो कहते हैं तो हमें अंदर जाना होगा, हो ना हो उन लोगों ने इसे यहीं पर भी रखा होगा। तो कहता है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है इन लोगों ने यहाँ नहीं रखा होगा, एक और प्लेस है जहाँ ये लोग लेके गए होंगे। तो कहता कहाँ। तो कहता मेज तो विंग कहता है मेज। तो लांजा कहता है एक मेज जहाँ पे रिसर्च किया जाता है, आर्म्स को, हथियार को, जानवर को, हर चीज़ को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर सके, ऐसी जगह। तो वो बोलता है मेज, ठीक है फिर हमें जाना होगा। फिर वो लोग गंगनम का अलग अलग ठिकाना का ढूंढता है। गंगनम एक जो कि बहुत हाईटेक इलाका था, रिहायशी, और वो बैन था पूरी तरीके से। जो मेन फ्रंट था तो पूरी दुनिया के लिए वही विजिबल था, जहाँ पे लोग साइंटिस्ट और डॉक्टर साइंटिस्ट वगैरह काम करते थे, हर चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। लेकिन उस क्षेत्र के अंदर जो कुछ भी होता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ था और अलग अलग ब्रांच थे, तो उसके मेन फ्रंट तक जाने में ही जो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था वहीं तक लोग जा आ सकते थे, उसके बाद कहीं नहीं जाना होता था। वहाँ पे ओनली फॉर वीआईपी लोग, जैसे कि वहाँ के राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री वगैरह हो गया, ये सब ही जा सकते, अदर कोई नहीं जा सकता था। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, इसी वजह से वो लोग
सारी चीज़ों को फुटेज को निकालते हैं, देन कलेक्ट करने के बाद कहते हैं तो हमें अंदर जाना होगा। तो लंजा कहता है ये काम मैं करूँगा। हाँ, और इतना बोल करके वो अपने आप को अंदर, अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा आर्म्स को रिलोड करता है ताकि उसे वहाँ पे जाने के बाद काम आ सके, क्योंकि उड़ाना जो था, बिल्डिंग को तहस-नहस करना था। उसके बाद विंग और ये सभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, सर में एक हैट डालते हैं ताकि मतलब कहीं पे भी गोली ना लग सके उन लोग को। सभी चीज़ करने के बाद नी हैसेंग और यान्सी उसी कार पार्किंग एरिया में अपना गाड़ी लगाए हुए थे हैक करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को हैक करके सभी चीज़ों को बंद जो करना था। विंग ने उसको अपना भी एक्सेस की दिया हुआ था, जिस वजह से वो 3 लैपटॉप को एक साथ चला रहे होते हैं। सी चैन, हमारा लांजा, हमारा विंग, जियांग चेंग, चारों वहाँ पे एंटर करता है अलग अलग पास दे करके, और वो लोग अभी फॉर्मल ड्रेस में थे। पास भी उन लोगों ने नकली ही बनाया हुआ था ताकि उन लोगों को अंदर आसानी से जाने दे सके, क्योंकि वो लोग ना वहाँ पे घूमने वाले पास बनाए हुए थे जो देखने के लिए आते हैं ना, उस तरह के। तो वो उस बिल्डिंग में घूम रहे होते हैं और मौका पा करके वहाँ पर जा कर के कुछ लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड, कुछ लोगों ने इंचार्ज, कुछ लोगों ने किसी के मतलब ऐसे करके उन्होंने अपना अपना हुलिया बदल लिया हुआ था। वो सब करते हुए उस बिल्डिंग से वो बाहर निकलते हैं। उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद वहाँ से शुरू होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जहाँ से उन लोगों को जाना था लैब तक, जो कि एक मेन हॉल में होता। उस पूरी बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ से जाने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर पैदल या फिर गाड़ी का रास्ता लेना पड़ता, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था। उसके बाद छोटे छोटे बिल्डिंग शुरू हो रहे थे। सभी एक दूसरे को देखते हैं, तभी वहाँ पे उसे एक ना बहुत बड़ा मोटरसाइकिल दिखाई देता है, जो जो 4 पहियों वाला था। तो वो कहता मिल गया। फिर 2 मोटरसाइकिल उठाते हैं और वो दोनों, एक को सिचन चला रहा था और एक को लंजा चला रहा होता है। पीछे दोनों भाई बैठे हुए थे और वो वहाँ से जाना शुरू करते हैं। जब देखता है सिक्योरिटी वाले कि यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो रेड अलर्ट हो जाता है ना। जब रेड अलर्ट देखता है वो लोग, इतने ज़्यादा सब डर गए थे कि सब वहाँ पे सिक्योरिटी आ गया था, सबने गन चलाना शुरू कर दिया था। सबने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, ऊपर से नीचे तक सर में हैट थी। तो उन लोगों ने अंदर वहाँ से निकलने के बाद वो लोग सब वेयर कर चुके थे, जब सबने अपना अपना हुलिया बदला था तभी। तो उन लोगों को कहीं चोट लग ही नहीं रही थी और वो लोग आराम से जा रहे होते। उसके बाद वो कहता है जियांगचिंग से, जियांगचिंग इस मोटरसाइकिल को संभालो, मैं उतरता हूँ और देखता हूँ। उसके बाद लांजा उतरता है एक्शन मोड में और अपने पॉकेट से, मतलब रोबोट वाले पॉकेट से, वो बम निकाल कर फेंकना शुरू करता है बिल्डिंग के ऊपर जिस वजह से ब्लास्ट हो रहा था और सारे जगह रेड अलर्ट हो चुके थे, सारे जगह। और ऐसा करते हुए ना सभी लोग मेन हॉल तक आ चुके थे, जहाँ पे सान वांगजी को और हमारे टर्टल को रखा हुआ था उन लोगों ने। टर्टल जो कि उसको लिटाया हुआ था और उसका मैकेनिज्म समझ नहीं आया था, क्योंकि उस मैकेनिज्म के ऊपर पहले विंग ने काम किया था और वांगजी ने उनसे बस अपग्रेड किया था, कुछ ज़्यादा किया ही नहीं था। तो वो विंग ने किया था और विंग का दिमाग तो खुराफाती दिमाग था, उसने सारे काम उल्टे तरीके से किए थे उसने। इसी वजह से उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि टर्टल को आखिर ऐसे बनाया क्या गया है। तभी टर्टल, जो कि लंजा से कनेक्टेड था और वांगजी और विंग से भी तो लंजा ना अपना दोबारा से उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि रेंज में आ चुके थे दोनों। तो टर्टल भी एक्टिव हो चुका था और जैसे ही वो उठता है, वो उठने के साथ ही उस लैब को तहस नहस कर देता है। और वहाँ पे वांगजी अभी नहीं था, वांगजी को हटा दिया गया था। जब वो देखता है कि वो लैब में है, वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स वगैरह थे ना, वो सब वहाँ से भाग जाते, डॉक्टर साइंटिस्ट वगैरह। और टर्टल बाहर निकलता है तो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक वाला दरवाज़ा दिखता है, जो उसे उस छूने का ट्राई करता है, उसे धक्का लगता है और ज़ोर से जाके झटका खा के गिरता था वो झल्लाते हुए कहता है वो इससे पार पाना होगा। फिर वो कहता है अगर मेरे मास्टर होते तो क्या करते। फिर वो कहता है मेन स्विच। वो सीधे जाता है और मेन स्विच को ही निकाल देता है, जिस वजह से उस पूरे एरिया अंधेरा ही हो गया था, वो पूरा हॉल ही अंधेरा हो चुका था। उसके बाद टर्टल बाहर आता है और भूत बन के सारे जगह को तहस नहस कर देता है, मतलब कि हर कांच वाले शीशे को वो तोड़ डालता है और जितना भी कंप्यूटर वाला मैकेनिज्म था वो सबको फोड़ दिया हुआ था। और वो ना लंजान को ढूंढ रहा था, वांगजी को ढूंढ रहा था कि वो कहाँ हो सकता है। वांगजी जिसको ना एक हॉल में ले जाकर के बांध के रखा हुआ था, वो भी एक हॉल टाइप का ही था। अब इधर टर्टल उसको ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सीचन और वो लोग उस मेन हॉल की तरफ आ रहे थे। तो कहते हैं मेरे भाई बस अपना ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, ठीक है ना। इतना बोल करके और वो लोग आ रहे होते हैं। टर्टल जो कि उस मेन हॉल तक पहुंच चुका था और उसने विंडो से देखा कि वांगजी वहाँ पे है। जैसे ही उस विंडो को ओपन करने वाला था, टर्टल को बहुत जोर का झटका लगता है और टर्टल ना वहाँ पे ई करके गिर जाता है, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा वायर था जो टर्टल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और वैसे ही वहाँ पर ढेर हो जाता है। उसके बाद उस डोर को ओपन किया जाता है और टर्टल को ला करके बिठा दिया जाता है वांगजी के बगल में और कहता है एक शख्स
अफसोस तुम भी गए। हाँ, मुझे पता है तुम मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, क्योंकि तुम एक मशीन हो, पर फिलहाल के लिए तुम तो डेड। फंग जी अपनी नज़रों को खोल के देखने का ट्राई कर रहा था और उसे हर चीज़ ब्लडी 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 दिख रही थी, पर उसे अभी भी कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस सुई का इतना ज़्यादा डोज असर हुआ था उस पर। जब वो लोग हॉल तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सारा घुप अंधेरा। तो सीजन और जियांगचैंग वो देख रहे थे, विंग भी देख रहा था, लंजा भी देख रहा था, तो कहते ये सब क्या है, हाँ ये इसकी हालत किसने की होगी। तो लंजा कहता है ऑफकोर्स मेरे बॉयफ्रेंड ने की होगी, और किसने की होगी, कम ऑन। इतना बोल करके लंजा आगे जाता है और जितने भी ऑप्टिकल्स और लोग आ रहे थे उन लोगों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। लंजा जब जैसे ही उस मेन हॉल जहाँ पे वो लोग थे उस हॉल को खोलने वाला था, तभी विंग कहता स्टॉप। कहता तो लंजा मुड़ते हुए कहता व्हाट, तो कहता है नहीं इसे मत छूना, इसके ऊपर देखो। फिर वो दिखाता है कि किस तरह से वायर का सेटिंग किया हुआ है। तो वो कहता है मेन स्विच, इसका मेन स्विच कहाँ है, हमें ढूंढना होगा। फिर वो लोग बैक आते हैं और सभी कमरों को तलाशी लेना शुरू करते हैं सभी लोग। तो जियांगचैंग को वो मिल गया था, तो वो बोलता है यहाँ है, यहाँ आ जाओ। और उस लैब में अभी कोई नहीं था, सारे लोग तो को ऑलरेडी बाहर उन लोगों ने तहस नहस कर ही दिया हुआ था। तभी बाहर ना सेना की भी रेड पड़ जाती है उस लैब सेंटर के ऊपर, और फर्स्ट वाले बिल्डिंग से होते हुए सेना लोग भी अंदर की तरफ बढ़ रही थी और हर लोगों को एकदम सेक्लूजन में डाल रही थी, मतलब सबको बंदी बना रही थी और अलग कर रही थी, क्योंकि चाइना की तरफ से ये खबर आया था कोरिया में, और उन लोगों को एक्शन तो लेना ही था क्योंकि ये राष्ट्र का मामला होता। और वही दूसरी तरफ सभी जो है उस कमरे में आते हैं, तो जियांगचैंग कहता है ये स्विच देखो। तो जब लंजा देखता है कहता आहा मानना पड़ेगा मेरे बॉयफ्रेंड को, क्या दिमाग लगाया है ब्रो उसने। फिर भी झटका। फिर वो चेक करता है तो देखता है कि एक और सर्किट है जो कि अंदर से सेट किया हुआ था। कहता मिल गया इलाज, इतना बोल करके उस सर्किट को निकाल देता है वो, और कहता है चलो अब यहाँ से। वहाँ जैसे ही आता है वो डोर ओपन हो जाता है, तो अंदर वाला शख्स कहता है हाँ तुम्हें झटका नहीं लगा। तो वो ऐसे स्माइल, डेविल स्माइल देते हुए कहता क्यों, तुमने ये उम्मीद नहीं किया था। उसके बाद पीछे से जियांगचैंग और सीचन और विंग तीनों आ जाते हैं। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है वो कहता है लंजा, और इतना बोलकर वो जैसे ही जाने वाला होता है तभी एक शख्स सामने आ जाती है, जिसे देखकर सीचन शॉक और कहते हैं लीसा तुम। तो वो जो लड़का था वो कहता लीसा लीसा उसको तो तुमने मार दिया ना, हाँ तुमने उसे मार दिया, तुम्हारी वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है, तुम्हारी वजह से। और वो लीसा आती है और उन लोगों को ना ऐसे मारने वाले होती है कि लांजा उसके बीच में आ जाता है, कहता है मेरे होते हुए तुम मेरे लोगों को छू भी नहीं सकती हो, उसके पास जाना तो दूर की बात है। उसके बाद लीसा और लांजा के बीच में फाइट होती है और वो दोनों फाइट कर रहा था। तो वो जो लड़का था वो उसे चिल्लाते हुए कहता लीसा इसे बाहर लेके जाओ। फिर लीसा और लंजा दोनों एक दूसरे को पकड़े ही थे और लीसा फोर्सफुली लंजा को दीवार तोड़ते हुए बाहर लेके चली जाती है। हंगजी जो कि अनकॉन्शियस ही था, विंग उसके पास जैसे ही जाने वाला होता है तो रेडियम अलर्ट हो गया था। अब वांगजी और इन तीनों के बीच में रेडियम था, और उस साइड वांगजी था और वो शख्स था। वो शख्स पागल की तरह हंसते हुए कहता हा 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 हा, तुम्हें क्या लगा हाँ इतनी आसानी से तुम यहाँ तक आ जाओगे। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि सारे सिक्योरिटी को तो बंद किया हुआ है, मेन फ्यूज को उड़ा दिया, फिर ये कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है। तो वो पागल इंसान हंसते हुए कहता तुम ये सोच रहे होगे ना कि ये कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है, हाँ ये लीसा से एक्टिवेट हो रहा है, और तुम तो समझ ही रहे हो। तो विंग कहता लीसा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ये सारी बातें ना नी हेसेंग और यान्सी भी सुन रहे थे। वो कहता है ये लीसा नाम की मुसीबत कब पीछा छोड़ेगी। फू। और यान्सी कहता है मैं उस पर काम करता हूँ, तुम इस सबको हैक करो ठीक है ना। और वो लोग देख भी पा रहे थे। उसके बाद यान्सी लीसा के ऊपर काम करना शुरू करता है। लांजा और लीसा के बीच में फाइट हो रहा था, और इस फाइट के चक्कर में उन लोगों ने कितने दीवार तोड़ डाले थे भगवान, उड़ उड़ के मार रहे थे दोनों एक दूसरे को। हिंग कहता है नहीं नहीं कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। और वो ढूंढ रहा था सोर्स की, कहीं से तो कुछ तो कनेक्ट मिले उसे। फिर उसे दिखता है एक छोटा सा रेड कलर का एक वो शीशा का रहता है जो ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है। कहता मिल गया। तो ये सारे सोर्स यहाँ से आ रहे हैं, और उसमें देखता है तो पैरेनियम था, जो कि वो पैरेनियम ना इलेक्ट्रॉनिक से बहुत ज़्यादा काम करता है, और वो मशीन को मैकेनिज्म में वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। खासकर जो बड़े बड़े गैजेट्स बनते हैं ना उसमें छोटे छोटे चिप्स पार्टिकल्स बनाए जाते हैं उसके, और उसमें इंसर्ट किया जाता है। वो कहता है इसी से होगा वो। फिर वो सीधे भाग के जाता है, उस पैरेनियम को उठाता है और ऐसे नीचे स्लिप डाउन करते हुए उस रेडियम के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वो रेडियम डीएक्टिवेट हो गया था। क्योंकि वो जैसे ही गया था, एक रेडियम एक चीज़ को कट कर देती है ना स्लाइसेस में, वो गया था वो पैरेनियम था, और
ऐसा करते जियांगचेंग समझ गया था कि विंग क्या कर रहा है, तो वो सीजन को लेकर नीचे धड़ाम से गिर गया था और इसके साथ एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ एंड देन वो सारा का वो जो रेडियम का था वो सारा डीएक्टिवेट हो चुका था। वो अपना पैर पटकते हुए कहता है, नहीं, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। जियांगचेंग अपने आप को संभाल पाता, इससे पहले सीचेन उठ गया था और उसके पास जाते हुए उसे गला पकड़ते हुए कहता, तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पागलपन की वजह से वो मारी गई थी। तुम उसके भाई कहलाने के लायक नहीं हो। कैसे कैसे तुम उसके भाई हो सकते हो? अपनी पागलपन के हद में तुमने उसे चांद से मार डाला। तुमने उसे मारा है, ना कि हम लोगों ने। और वो उसे अपने पन से बहुत मार रहा था। विंग वांगजी के पास आ चुका था और वांगजी को वो होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी मारता है। वो होश में आता है, पानी भी नहीं था, वहाँ दारू रखा हुआ था, तो दारू भी इसके मुंह पर फेंक देता है। वो उठता है होश में, तो उसे होश आते ही पहले वो अपना चेहरा वाइप करते हुए कहता, मैं कहाँ हूँ? विंग कहता, सब ठीक है, चलो चलो चलते हैं यहाँ से। फिर वो जब देखता है उसके भाईचा उनबू को, तो कहता, उनबू तुम? तो वो उसे देखते हुए कहता, हाँ मैं, तुम्हारी वजह से मेरी बहन मारी गई। तो वांगजी कहता है, उनबू तुम्हारी वजह से मारी गई थी, ना कि हमारी वजह से। अगर उस दिन वो हादसा नहीं होता तो ऐसा होता ही नहीं, और तुम भी जानते हो कि क्या हुआ था। तो कहता है, नहीं, मैंने नहीं किया, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा बोलता है वो, तो ऐसे पैनिक हो रहा था। तो सीजन उसको मारते हुए कहते, तुम्हारी वजह से। तो उनवू कहता है, मैंने कहा ना मेरी वजह से नहीं हुआ है। और वो ऐसे बोल रहा था रोडो को, तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? जब वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ का डायरेक्टर चीफ थे, वो जब देखते हैं तो उनबू कहता है, डैड डैड देखिए ना, ये लोग इतना बोलकर वहाँ पे धड़ाम बेहोश। तो डायरेक्टर चीफ आते हुए कहते हैं, ना इसकी वजह से हुआ है, ना ही किसी और की वजह से। मैंने अपनी बेटी को खुद मारा है। वो हमारे खिलाफ जा कर के किसी चाइनीज से शादी कैसे कर सकती है? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लव करती है। ये कंपनी उसे चलानी थी, यहाँ उसे सब कुछ संभालना था, लेकिन नहीं। और तो और वो अभी जिंदा है। और वो बाहर की तरफ इशारा करती है, जो कि लीसा थी, उसके अंदर ना मैकेनिज्म सेट किया हुआ था पूरा का पूरा, और वो बॉडी ही थी, अब मशीन पे चल रही थी। और कहता है, तुम्हें क्या लगा, हाँ उस ब्लास्ट में वो बच गई? मैं तो यही चाहता था कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका बेबी मर जाए। इतना सुनना था कि सीजन उसके पास आते हुए कॉलर पकड़ते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसे अलग करते हैं और उसे भी अलग करते हैं। और तब तक वहाँ पे ना जितने भी सेना वाले थे वो सभी आ चुके थे। तब पर भी वो डायरेक्टर चीफ चीखते हुए कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहे और वो कभी तुम्हारा नहीं होगी। देखो, वो अपने हाथ से तुम दोनों को मार डालेगी। इतना बोलकर वो बाहर देखता है, जहाँ पे लीसा ना लंजा का मार मार के भरता बना दिया हुआ था, और उसको ऐसे उठा उठा के पटक रही थी जैसे कि वो छोटा बच्चा हो। लंजा उसके सामने में उसको पटक रही थी टीन के डब्बे के जैसे, और बेचारा हमारा लंजा पिट भी रहा था अच्छे से। फिर वो डायरेक्टर चीफ कहते हुए चीखते हुए कहता है, वो मर गई थी, लेकिन उसकी बॉडी को जिंदा किया मैंने जिंदा किया, और वो अब तुम सबको मार डालेगी और यहाँ पे राज करेगी। सब बोल करके वो साइको डॉक्टर की तरह हंस रहा होता है। उसके बाद वहाँ के जो जनरल चीफ थे उसे ले जाते हैं पकड़ कर, और वो सभी भी बाहर आते हैं। सीजन बाहर जाता है और देखता है कि लीसा किस तरह से उसको पटक रहा था लंजा को। तो वो धीरे से कहता है, लीसा जो कि एक ह्यूमन बॉडी में रोबोट थी, वो धीरे से रुक जाती है और कहती है, मतलब रुक जाती है और कुछ कहती नहीं है, क्योंकि ये वॉइस ना उसे फैमिलियर लग रही थी। भले ही हमारे बॉडी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करो, कुछ भी कर दो, पर सेंस जो रहता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ रहता है, तो वो रिकॉग्नाइज करता है ना। तो लीसा उसकी तरफ मुड़ती है और मुड़ने के साथ ही उसकी तरफ बढ़ रही होती है। जब वो बढ़ रही होती है तो सीजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, लीसा क्या तुम हो? हाँ, क्या ये तुम ही हो? हाँ, क्या ये सब तुमने किया है? लीसा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है और उसके पास आकर के उसके गालों को छूते हुए कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? सीजन की आंखों में बहुत जोर आंसू था और वो लीसा को गले लगा लेता है। लीसा उसको देखती है तो कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? सीजन कहता है, हाँ हाँ, यू आर माई वाइफ, यू आर माई जान, यू आर माई हार्ट, यू आर माई लव, आई लव यू। लीसा ऐसे करके वो रो रहा होता उसे। तो सीजन को थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन वो सैंटी हो रहा था। विंग भी वहाँ था और वांगजी को उसने होल्ड किया हुआ था। और फिर सीजन जाता है और वांगजी और जियांगचेंग दोनों भी, सब सीजन कहते हैं, विंग वांगजी और जियांगचेंग जाता, लंजा को उठा के खड़ा करता टीन के डब्बे को, और वो जैसे तैसे उठते हुए कहता, मास्टर मेरी हड्डी उसने तोड़ डाली। विंग उसको ऐसे कहता, चुप रहो, अभी देखो वहाँ पे। फिर वो देखता है और कहता, वो बहुत गंदी है मास्टर,
और वो लड़की के साथ टैंडम थ्रो कर रहा था। वांगजी उसको आँख दिखाता है तो लंजा चुप हो जाता है और ठीक से खड़ा होने के लिए ट्राई करता है, पर बेचारे के हाथ और पैर तोड़ डाले थे लीसा ने। वहीं लीसा अचानक से सीजन को धक्का देती है और उसे वांगजी की तरफ फेंकती है, जिस वजह से वांगजी और विंग सीजन को पकड़ते हैं। तभी वो पूरा का पूरा बिल्डिंग लीसा के ऊपर गिर जाता है, जो कि एक लीसा ह्यूमन बॉडी में रोबोट थी, तो लीसा मर जाती है। और सीजन जैसे ही भागने वाला होता है उसको पकड़ने के लिए, तैसे ही विंग और वांगजी उसे पकड़ते हुए कहते हैं, गगा प्लीज प्लीज। सीचन जो कि पूरी तरह से पागल हो गया था, पगलाया हुआ डॉगी लग रहा था, वो कहता नहीं मुझे जाने दो, नहीं फिर से नहीं, फिर से मैं उसे नहीं खो सकता, प्लीज़ वांगजी प्लीज़ 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 प्लीज़। और वो ऐसे कर रहा था, छटपटा रहा होता है। तभी वहाँ पे और भी सिक्योरिटी फोर्स आ चुके थे और वो सभी को लेकर के वहाँ से निकलते हैं। उन सबको वहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, सबका इलाज किया जाता है। हमारे सीजन जो कि बुद्ध बन चुके थे वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। उसके बाद उन सभी को वहाँ से प्राइवेट जेट से चाइना शिफ्ट किया जाता है। घर आने के बाद भी सीजन का यही हालत था और वो कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो सदमा में चला गया था। और सीजन की हालत देख करके जियांगचंग को बुरा लग रहा था और उसे ऐसे रहा भी नहीं जा रहा था। वांगजी धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी उस हाई पावर डोज के सुई की वजह से, और विंग को भी थोड़ी मोड़ी चोटें वगैरह आई हुई थी तो वो भी हील हो रहा था। ऐसे करते हुए ने लगभग 3 महीने बीत चुके थे टोटल, जो कि उसे भी बेहोश कर दिया हुआ था और उन लोगों ने उसे भी रेस्क्यू कर लिया हुआ था। उसकी बॉडी पार्ट को छिटका दिया हुआ था उन लोगों ने वापस से। फिर जियांगचेंग और जंगजंग को ले यानसी और नी हिजेंग, उन दोनों ने टर्टल को और लंजा को वापस से फिर से उसे जोड़ा और जिस तरह से उसे प्रोग्रामिंग विंग ने की थी वो प्रोग्राम कर देता है उन दोनों को, और विंग ने भी इसमें हेल्प की हुई थी। तीनों ने मिलकर टर्टल और लंजा को सही किया हुआ था। आज विंग जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बताने के लिए, जब वो घर आता है तो देखता है कि वांगजी अपने गगो को गले लग करके उसे समझा रहा होता है, गगा प्लीज़। लेकिन सीजन अभी भी बुद्ध बने हुए थे और वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। विंग के साथ जियांगचेंग भी आया हुआ था और जब वो देखता है तो वो वांगजी को हटाते हुए उसे कहता है, हटो यहाँ से, तो मुझे इससे बात करनी है। वांगजी गुस्से में फ्रॉन होते हुए कहते हैं, ये मेरे गगा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सीजन कहता है, बिकॉज मैं इसे पसंद करता हूँ डैमिट। और इतना बोल करके सीजन को वो अंदर लेके जाता है। अंदर ले जाने के बाद सीधे उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जब वो किस कर रहा था उसे तो सीजन ने उसे धक्का देते तो कहते हैं, मुझसे दूर रहो। इतने दिन बाद जियांगचेंग उसके मुंह से वॉइस सुनता है तो उसे हंसी भी आ रही थी, उसे रोना भी आ रहा था। कहता है, सच में, सीरियसली मैं दूर रहूं। वो तुम ही थे ना जिसने मुझे प्रपोज किया था सीधे शादी के लिए। लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, डेट करते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, प्रपोज करते हैं, देन फिर शादी करते हैं, लेकिन तुमने मुझे पहले ही प्रपोज किया था शादी के लिए। तो यू आई एम द ऑनर ऑफ योर बॉडी ना, डैम इट। इतना बोल करके वो दोबारा से उसके पास आता है, उसके नेक को उसके हाथ के पीछे करते हुए उसे दोबारा से किस करना स्टार्ट कर देता है। सीजन जो कि सदमा में चला गया हुआ था, लेकिन जियांगचेंग उसे पूरा का पूरा फॉर्म करते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और छोड़ते हुए कहता है, अगर आज के बाद तुमने उसके बारे में सोचा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी लाइफ वाइफ सब थी, पर एट द करेंट टाइम इन सिचुएशन मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ सीचैन। और इतना बोल करके वो वहाँ से जाने वाला होता है तो कहता, क्यों। तो कहता, मुझे भी नहीं पता, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब से ये दिल धड़कने लगा है और वो भी तुम्हारे लिए। सीचैन अभी भी उसी जोन में बैठे हुए थे और वो बाहर आता है, उसके लिप्स पे कट लगा हुआ था। विंग और वांगजी उसे आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं। तो विंग कहता है, ये तुमने क्या किया गगो के साथ। हाँ, जियांगचेंग कहता है, वही जो करना चाहिए था मुझे, मैं उसे इस तरह से उदास नहीं देख सकता और मैं भी शादी कर रहा हूँ उससे। विंग कहता, क्या। और इतना बोलकर उसके पास आ रहा होता है, तभी सीजन आके पीछे से कहते हैं, पर मुझे नहीं करना। जियांगचेंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, इट्स माई ऑर्डर, मैं कर रहा हूँ अंकल, मतलब मैं कर रहा हूँ, बस फाइनल है। क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से सेंटी होता हुआ नहीं देख सकता, वो भी किसी को यादों में पल पल तिल तिल कर मरते हुए, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मुझे प्रपोज करना ही नहीं चाहिए था शादी के लिए, अब तो शादी होके रहेगी, तुम मानो या ना मानो। इतना बोल करके और वो विंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। विंग बेचारा हमारा वांगजी को और सीजन गगा दोनों को देख रहा होता है। वो बाहर आके कहता है, ब्रो ये क्या था। तो सीजन कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं ना उसे इस तरह से नहीं देख सकता विंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जियांगचेंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अपने कमरे में जाकर ना मुक्के के दीवार के ऊपर ना मुक्का मार रहा होता है। उसकी मॉम पीछे से आते होते कहती है, और तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम्हें अपने दिल की बात बता देनी चाहिए उसे, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो जियांगचेंग कहता है, मॉम मैंने उसे किस किया, वो भी फोर्सफुली। मैडम कहती, क्या।
मुझे ना चक्कर आ रहे हैं जियांगचेंग, मैं ना बेहोश होने वाली हूँ आचिंग, मुझे बचाओ आचिंग, मैं तो गई। तो जियांगचेंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता, मॉम बस कीजिए, आप ओवर एक्टिंग कर रही हैं। तो मैडम यूँ कहती है, क्या तुम मुझे होल्ड नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मॉम हूँ आफ्टर ऑल। तो जियांगचेंग की बात सुन जियांगचेंग कहता है, मॉम प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसे फोर्सफुली किस किया। उसकी मॉम कहती है, होता है, कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने इमोशन के ऊपर कभी कंट्रोल नहीं रख पाते ना। पर कोई नहीं, क्या तुम सच में ये चाहते हो? तो जियांगचेंग कहता है, यस मॉम, मैं चाहता हूँ, मैं उसे ऐसे दुखी नहीं देख सकता, पता नहीं क्यों, पर मैं नहीं देख सकता बस। उसकी मॉम कहती, ठीक है, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। इस तरह से ना सीचेन और विंग जब भी वांगजी से मिलने के लिए आते थे, तो सीचेन ज़बरदस्ती खाना ले जा करके सीचेन को खिलाता था। जियांगचेंग खाना खिलाता था और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर लेके आता था। कभी कभी रात को डिनर वगैरह पे लेके जाता था। वांगजी को भी वो बोलता था लेके आने के लिए। धीरे धीरे करके सीचेन रिकवर हो ही रहे थे, लेकिन जो हमारे दिलो दिमाग में बसा होता है ना, अगर मिलके वापस से खो दे तो और भी गहरा सदमा लगता है ना। तो वो अभी इतनी तरीके से रिकवर हुए तो नहीं थे, लेकिन हाँ, वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था इन सभी चीज़ों से। वैसे ही कटते हुए दिन बीत रहे थे और लगभग 1 साल हो चुके थे। अब इन दोनों के एंगेजमेंट को भी 1 साल हो चुके थे। इसीलिए हंगजी डिसाइड करता है कि एक ही दिन हम दोनों भाई शादी करने वाले हैं और हम गगा को सरप्राइज़ देंगे और हम उन्हें मनाएंगे। फिर अपनी शादी के प्रिपरेशन जहाँ सीचैन को करनी चाहिए था, तो जियांगचेंग, विंग और वांगजी मिलकर खुद ही अपनी शादी की सारी प्रिपरेशन करते हैं। और वांगजी इस बार अलर्ट था और वो अब पूरी दुनिया के सामने में अपने पैरों पे भी आ चुका था कि वो पूरी तरीके से हील है और सही सलामत है। रोजा को उसने अरेस्टिकेट कर दिया था, क्योंकि वो कोरिया से ही थी, तो उसे वहाँ पे भेज दिया गया था और कोरिया जाने के बाद उसे जेल की सज़ा हुई थी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो एक एक करके सारे दुश्मन तो आउट हो चुके थे। और जिन लोगों ने स्पाइडर गैंग्स वाले ने इन लोगों को यहाँ से उठा करके वहाँ शिफ्ट किया था, उन लोगों के ऊपर भी इन लोगों ने सख्त एक्शन लिया था और लंजा ने सेल के अंदर जा करके उन लोगों की भुर्ता बनाई थी, भुर्ता, वो भी बैंगन की और आलू की, दोनों की। तो सारे एक एक करके सफाया हो चुके थे। आज फाइनली अब ये लोग रेडी होने के लिए चले जाते हैं, तो टर्टल और लंजा बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे के सर टेकाते हुए कहते, हाँ, काश हमारी शादी के लिए भी कोई ये सोचता तो कितना अच्छा होता है ना, हमारी भी शादी होती और हम अपनी शादी का नाम देते मेटालिक लव टेस्ट, कैसा होता? टर्टल कहता, सही कह रहे हो, बट 2 रोबोट की शादी होती है क्या? तभी पीछे से वॉइस आती है जो सब बोलते हैं, हाँ होती है ना, और यहाँ पे 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 जोड़ों की शादी होगी। टर्टल और लंजा बैक मुड़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वांगजी और जियांगचेंग और विंग तीनों थे। वो उठते कहते हैं, मास्टर आप दोनों। तो विंग और वांगजी वहाँ आते हुए कहते हैं, ये रहे तुम्हारे वेडिंग ड्रेस, चलो जाओ रेडी हो जाओ तुम दोनों। वैसे एक मिनट लंजा, तुम मेरे साथ चलो। और विंग कहता है, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद तभी वहाँ पे 2 वेडेड कपल और आते हैं और कहते हैं, क्या हमारी शादी नहीं होगी, हम ऐसे ही रहेंगे? और वो लोग भी अपना ड्रेस लेके आए हुए थे और कहते हैं, विंगा एक ही खर्चे में सबकी शादी हो जाएगी ना, मैंने अंगूठी भी लाया है। तो सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद नी हजांग, विंग, टर्टल और जियांगचेंग एक कमरे में जाते हैं रेडी होने के लिए। यानसी, सीचैन, लंजा और सीचैन पहले से थे, वांगजी सब एक कमरे में आ गए थे। ये लोग हंसी मजाक करते हुए चारों रेडी हो रहे थे और उस कमरे में सीचैन, जो कि अभी भी बुद्ध बन के सोफा पे बैठा हुआ था, तो लंजा वांगजी वहाँ आते हैं और वांगजी आते हुए कहता, गगा आपने ही तो मुझे कहा था ना अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, मैंने मना किया था, आपने मुझे समझाया था, पर आप क्यों नहीं? तो अभी वहाँ पे अंकल की एंट्री होती है और आते हुए कहते हैं, वांगजी, सीचैन, तुम दोनों ने मेरी हर बात मानी है। आज तक जो कुछ भी मेरा सपना था उन सब में तुमने मेरा साथ दिया है और मेरी हर विश को फुलफिल किया है। मेरे बच्चे, आज मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, इस बूढ़े को रिटायर करो। मैं बस अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ, हमारे सारे दुश्मनों का सफाया हो गया है और मैं बस चाहता हूँ कि नई नई ज़िंदगी की शुरुआत करो और जल्दी से मुझे बच्चे अडॉप्ट करके दो, ताकि मैं उन बच्चों के साथ घर में हंसी खुशी रहूँ और तुम लोग अपने अपने पार्टनर के साथ। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। ये मेटालिक लव टेस्ट वैसे इतना बुरा भी नहीं है। तुम साइंटिस्ट की ज़िंदगी में आम आदमी का दस्तक देना सच में वाकई में खूबसूरत सा एहसास और तोहफा है। इसे कबूल करो जहाँ पनाओ। ऐसे करते हुए जब बोलता है तो सभी के चेहरे पे स्माइल आ गई हुई थी। सीजन के चेहरे पे स्माइल आ गई हुई थी और वो रो भी रहा था। तो अंकल किरण उसे ऐसे गले लगाते हुए कहता है, बेटा प्लीज़ एक चांस तो दो, जब सामने से वो खुद तुम्हें प्रपोज कर रहा है और तुम्हें चाहता है, प्लीज़ एक चांस दो। अगर तुम सफल ना हुए तो हम तुम्हारे साथ हैं हर फैसले में। इतना बोल करके सीचन को जैसे तैसे करके मनाया जाता है। बेचारा लास्ट में हाँ ही करेगा ना, मान गया था। चारों रेडी होते हैं, चारों वहाँ पे ब्राइड आके
ब्राइड बोले ग्रूम आके खड़े हो गए थे और उसके बाद चारों ब्राइड आने की बारी थी। ये चारों अपने अपने आप को देखते हुए बोल रहे थे मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल, मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल, मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल। और हमारा टर्टल तो अलग ही लेवल पे खुश हो रहा था भाई, और वो अपने आप को देखते हुए उछल उछल के बोल रहा था वाह सूट पे कितना हैंडसम लगता हूँ ना मैं। विंग ना उसके सर पे मारते हुए कहता भूलो मत तुम ओलिवर रोबोट हो, रोबोट। तो कहता तो क्या हुआ, वैसे भी आज हमारी शादी होने वाली है। और वो लोग ऐसे एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। नील सिंह कहता है विंग का अगर आप दोनों को एक साथ देखेंगे सब तो शॉकिंग नहीं हो जाएंगे कि दो दो। तो कहता होंगे तो फिर चलो देखते हैं सबका रिएक्शन। इतना बोल करके वो चारों जैसे ही एंटर होते हैं तो उसको देखने के बाद सब लोग दंग रह गए थे, क्योंकि जब लंजा आया था तब भी सबका रिएक्शन ऐसा ही था, भांगजी और लंजा हाँ। और अभी जब विंग और टटल आते तो सबका रिएक्शन भी ऐसा ही हाँ वाला था, और सभी मुंह फाड़े एक तरफ लांजा को देख रहे थे, एक तरफ विंग और टटल को देख रहे थे। उसके बाद वांग जी अपने हाथ में मैक लेता और बोलता है कि मैं साइंटिस्ट चीफ, मेरी आज वेडिंग है, ये मेरा बनाया हुआ मेरा खुद का रोबोट है जिसका नाम लंजा है। और उसके बाद वो टर्टल के इशारा करते हुए कहता है ये मेरे फियांसे ने बनाया है जिसका नाम टर्टल रखा है इसने। और वो थोड़ी सी स्टोरी बताता है, स्टोरी बताने के साथ ही वो माइक को दे देता है। उसके बाद वो चारों खड़े थे, उन चारों के सामने आमने सामने वो लोग खड़े थे। फिर प्रीस्ट उन चारों के वेडिंग करवाते हैं एल्डर एंड सिस्टर को बो करके, और थर्ड हेवन को बो करके, अपने अपने पार्टनर्स को बो करके, एंड देन लास्ट में किस करना था। तो सबसे पहले तो हमारा लंजा टर्टल को पकड़ता है एंड देन किस करना शुरू करता है, और किस करते हुए बोलता है हाँ मेटालिक लव से मेटालिक वेडिंग, क्या कॉम्बिनेशन है, व्हाट अ सरप्राइज डूड, सच में मेरा पार्टनर मुझे मिल गया और आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोल करके वो ना अलग अलग टाइप के हार्ट से बना बनाकर सबको दिखा रहा होता है, दोनों अपने अपने हैंड को जोड़ जोड़ करके, जैसे कोरियन लोग नहीं करते वैसे। उस हॉल में बैठे लोग सभी ना हंस हंस के पीठ पकड़ के ना मतलब हताश हो चुके थे इतना, क्योंकि वो छोटा छोटा हार्ट, बड़ा बड़ा हार्ट, बैठ के हार्ट, घूम के हार्ट, हार्ट हार्ट बना बना के ना सबको हार्ट अटैक देने वाला था। उसके बाद वांग जी और विंग टर्टल और लंजा को सेपरेट करते हुए कहते बस बस हमारा भी टर्न है, हमें भी तो करने दो। फिर वांग जी और विंग एक दूसरे को छोटा सा लिप किस करते हैं एंड देन सेपरेट होते हैं। नी हिसेंग और यानसी भी एक दूसरे को किस करते हैं, सेपरेट होते हैं। सीजन अपनी जगह पे जमा हुआ था और वो कुछ मूव नहीं हो रहा था, तो जियांग चेंग अपना सर शेक करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, वो भी पैशनेटली, जिस वजह से सीजन छटपटा रहा था, पर जियांग चेंग छोड़ता नहीं है। उसके बाद कुछ देर के किस करने के बाद जब दोनों सेपरेट होते हैं, जियांग चेंग अपने पॉकेट से रिंग निकालता है जिस पे लिखा हुआ था SJ, और वो रिंग ना सीजन के हाथों में वो डाल देते हैं और सीजन को बोलते हैं फाइनली आज से तुम मेरे हो, तो प्लीज़ ये करना बंद करो। और इतना बोल करके उसे गले लगा लेता है। उसके बाद चारों सभी को ग्रीट करते हैं और सब लोग उसे हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आशीर्वाद देते हैं, और वो लोग अपने अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये थर्ड और लास्ट पार्ट, मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।